आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन। देखो तुम लोग बहुत मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियाँ कर रहे हो तुम, नहीं तो कम से कम 60-70 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। जिसके अब नहीं हो रहे इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ कर रहे हो तुम लोग। मैं इस पेपर को आज लगा लूँ जाके एक बार। मैंने लगाया नहीं है। तो लगाओ जाके, नहीं क्या मतलब होगा फिर ऐसे। चलो ठीक है, शुरू करो। देखो, यही क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में आया है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको आगे जाके यूपीएससी 2023 में भी आया यही क्वेश्चन, यही 2018 में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। देखो, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा, ठीक है। देखो ये चीज़ याद रखना, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछता है तो मोस्टली मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि 60 से लगभग 70% तक है ना, इसका ए ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। एक तो ये वो है मतलब 10-50। ठीक है। क्या पूछता तब वो तो छोड़ो, अपन अब लॉजिक से करेंगे। यदि राज्यसभा के धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, ठीक है। पहली बात तो धन विधेयक की बात बोल रहा है, ठीक है। अगर मान लो उसमें कोई संशोधन कर दिया तो क्या होगा? वैसा बाईस बात कैसे लोकसभा उसको स्वीकार कर लेगी या अस्वीकार कर देगी, इस टाइप से कुछ होगा ना, प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, ठीक है। तो अब देखो ऐसी कहाँ बात कर रहा है, लोकसभा राज्यसभा अनुशंसा को स्वीकार करे अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है, कर सकती है। जनरल स्टेटमेंट है, डिजायरेबल स्टेटमेंट है, पॉसिबल स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक। आगे देखते हैं, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। इस टाइप के वर्ड बहुत नेगेटिव होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड होते हैं ये। अरे कुछ तो कर ही सकती है ना, तभी तो ऑप्शन पूछा है वो, ठीक है। तो ये तो गलत है। लोकसभा विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। भाई वापस से लौटाएगी फिर वापस से आएगा, वो तो बात वही होती रहेगी ना, तो ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। ये ऐसे भी पूछ रहा है कि उसके बाद क्या करेगी, तो जस्ट कैसे उसको स्वीकार करेगी या नहीं स्वीकार करेगी। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। एक चीज याद रखना, ज्वाइंट जो सेशन होता है ओनली नॉर्मल बिल के लिए होता है, यही सबके 2023 में पूछा था। नॉर्मल बिल के लिए ही होता है, याद रखना, ना ही तो मनी बिल के लिए होती है और ना ही जो है फाइनेंस बिल के लिए होती है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये भी गलत है, ठीक है। तो आंसर ये आएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी भी बोल रहा है, ये चीज़ याद रखना हमेशा माइंड में, ठीक। अब आगे देखो, इनमें कौन सा एक सही है, डायरेक्ट पूछा आपने से, ठीक है। अब एक ही चीज़ ध्यान रखना, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये वर्ड मैं बताऊं, जहाँ नोट जोड़ देता तो गलत बनाने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि नोट बनाने से ना बहुत जल्दी स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जहाँ पे नोट कई जिलों का वो बना देते हैं। कई राज्यों का हो सकता है, 2 राज्यों का एक ही हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अगला देखो, भारत में राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फैक्ट है, यहाँ पे रिप्लेसेबल, आराम से इजीली रिप्लेसेबल है। तो ये वर्ड जरूर पकड़ा करो कि जहाँ पे इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो राज्यपाल की जगह क्या आएगा, याद रखना हमेशा, वो जो इंटरचेंज करता है राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति कर देगा, ये राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल कर देगा। तो ये हमेशा माइंड में रखना। द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। याद रखना कि ठीक वैसे ही मतलब ये देखो ना, अगर जब आप इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज लोगे ना, एडजेक्टिव सेंटेंस इस टाइप से बोला जाता है इनको, मतलब इसमें ऐसा होता है कि जब पहले वाले स्टेटमेंट जो बात की जा रही है अगले वाले स्टेटमेंट में वैसे ही बात की जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे तो दो डिफरेंट आ गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें लोचा है। ठीक वैसे का मतलब ये होता है कि सेम प्रोसीजर जो अप्लाई होती है ना हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश को अपॉइंट करने की, वही सेम प्रोसीजर होती है सुप्रीम कोर्ट का। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ राष्ट्रपति है तो यहाँ राज्यपाल क्या कर रहा है, और ये रियलिटी में गलत है, राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ये एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, ये थोड़ा ग्रामेटिकल जो अगर हाँ ठीक है, दोनों जगह सिमिलर बात होनी चाहिए, नहीं तो गलत होगा स्टेटमेंट। याद रखना, वो ऑटोमेटिक ये स्टेटमेंट अपने आप में ही विरोधाभास है, ठीक है। आगे देखो, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हो तो कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। अब देखो फिर यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट, कोई भी प्रक्रिया नहीं है। ऐसा हो सकता है कि भारतीय संविधान में कोई नहीं दिया हो, रुक जाओ, ये बात तो सही है। देखो ना, मैं कुछ एक चीज़ समझा रहा हूँ, देखो ना, ये चीज़ याद रखना, जब भी संविधान में ऐसा बोले, ये चीज़ याद रखना कि कम से कम भी 20-30 क्वेश्चनों में लगेगा। और ये ट्रिक अब की बार भी लगा था 2023 में, आगे भी लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना, जहाँ संविधान में ऐसा बोल दे
कि परिभाषित करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। करता है तब क्या होगा, गलत होगा। अगर करता नहीं है, मान लो कि डिफाइन नहीं है, उसका प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया, तो वो सही होगा। ये चीज़ याद रखना, परिभाषित नहीं कर तो यहाँ पे देखो, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने तो कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है। किस में, संविधान में, तो ये बात सही है। अगर यहाँ पे बोल देता कि है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लगभग 20 क्वेश्चनों में लगेगा ही। 2022 में तो ऐसा होता है 3-3, 4-4 क्वेश्चन सही हुए थे इसी से ही। तो यहाँ पे अगर नहीं होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट। नहीं है तो देखो, स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से देखना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि अल्पसंख्यकों को संविधान में परिभाषित किया गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। और मैं इसी को करेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँगा मैं, संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसमें क्या होगा, वो सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ये सही है। सही क्यों है, मैं रीजन समझ लो। नहीं है इसीलिए सही है, अगर होता तो गलत होता, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ऐसे भी देखो, तुम्हें पता राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्लेजर पे निर्भर करता है, इसीलिए उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। ये चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे इजीली रिप्लेसेबल है ये चीज़। तो यहाँ पे कुछ और आएगा और यहाँ पे राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति देखो, दिल्ली के जो सीएम होता है ना, उसको शपथ वपथ दिलाने का काम है ना राष्ट्रपति करता है, ना कि उपराज्यपाल। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको एक क्वेश्चन मत मानो, ये 4 क्वेश्चन है, 4 कॉन्सेप्ट है इनमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लेना, किसी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर के एक बार फिर से, चौथा नंबर ऑप्शन सर एक बार बताएं। देखो, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। अब देखो, यहाँ पे सभी बात है, ये फैक्ट है। अब देखो क्या होता है, देखो एक चीज़ याद रखना, जब एग्जामिनर होता है उसको क्वेश्चन बनाना होता है। अब देखो, उसने मान लो कि एक सही बनाना है और उसको 3 गलत बनाना होता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो क्या करता है, हमेशा कहता है नोट जोड़ देगा, ये भाई कम मेहनत। देखो, ये मैं बता रहा हूँ, माइंड में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि एग्जामिनर के माइंड में यही चलता है कि भाई मैं कम से कम मेहनत में कैसे क्वेश्चन बना सकता हूँ, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ही होता है कि लेजी वाला। तो स्वाभाविक बात है, उसने 2 ऑप्शन तो कैसे गलत कर दिए, जहाँ पे इजीली रिप्लेसेबल था यहाँ पे नहीं लगा दिया, यहाँ पे राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्यपाल कर दिया। तो वैसे ही करता है यूपीएससी, देखना मोस्टली जो स्टेटमेंट गलत बनाता है उनको ऐसे ही बनाता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट को गलत बनाना भी बहुत चैलेंजिंग काम है। तो वो ऐसा काम, अब तो समझ में थे, उपराज्यपाल नहीं होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति ही आता है। यार जैसे दिल्ली के जो सीएम होता है उसको जो शपथ दिलाने का काम होता है राष्ट्रपति दिलाता, ना कि उपराज्यपाल। भैया सिर्फ दिल्ली में जितने भी केंद्र शासित, दिल्ली, हाँ, कितने भी, जैसे मान लो पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हाँ, तो वहाँ पे नहीं, जहाँ विधानसभा होगी, तो चंडीगढ़ में कोई विधानसभा सिली है। अच्छा, जहाँ विधानसभा होगी और ये उनके संघ क्षेत्र होंगे वहाँ राष्ट्रपति कराएगा। ये याद रखना ये बात, ठीक है। अब आगे देखो, ये सारा का सारा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि आगे जाके पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो, जो एबीसीडी का पठार है, ठीक है, एबीसीडी पठार याद रखना, इथोपिया में, ये लिख लो, इसमें कोई ट्रिक लगने वाली बात नहीं है, ये डायरेक्ट भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत फैक्चुअल है, ठीक है। इथोपिया में लिख लो, आगे जाके क्वेश्चन बनेगा भी। ये सही है कि एटलस पर्वत है ना, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, ठीक है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है ऐसे है ना, तो ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। गुयाना अच्छी भूमि को मैं एक बता सकता हूँ कि देखो, इसका एक ट्रिक है, फ्रेंच गुयाना, जहाँ पे रॉकेट लॉन्चिंग स्थल है, तो ये याद रखना कि वो साउथ अमेरिका में, ना कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। तो वो ये लिख सकते हो साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। और कांगो श्रेणी याद रखना कि ये बोत्सवाना में है, ठीक है। तो ये लिख लो यहीं पे, बोत्सवाना में है ये, ना कि पैटागोनिया में। पैटागोनिया एक चीज़ याद रखना कि ये पैटागोनिया एक मरुस्थल भी है, ठीक है, और जो वो पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन, परंतु ये है कि आगे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, पैटागोनिया साउथ अमेरिका। ठीक है। अब आगे देखो, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में, ठीक है। अब यही क्वेश्चन देखो 2022 में आया था। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन, मैं ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ,
तो ये कभी भी जिन लोगों से गलती हो जाती है कि क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बोल दिया, फिर गलत हो गया, तो कभी भी ना इन चीज़ों से बचने के लिए ऐसे किया करो, यहाँ पढ़ा करो, डायरेक्ट यहाँ पढ़ा करो, कभी गलत नहीं होगा। और मेरा मानना है क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये जिन दोनों चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो क्या होता है कि जब अपन ये क्वेश्चन पढ़ के फिर यहाँ जाते हैं तो फिर माइंड में अपन ने सही सही के अनुसार पढ़ा, पता लग गया गलत पूछ रहा है, तो फिर उस अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, 2-3 बार टाइम खराब होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप ये पढ़ो फिर ये पढ़ो, ठीक। और आपके यार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये चीज़ याद रखना, क्योंकि या तो मंदिर आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कम से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं। अब देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे इजीली रिप्लेसेबल क्या है, ये, ठीक है। तो याद रखना कि मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या इजीली रिप्लेसेबल है क्या नहीं है, ये वर्ड पकड़ना सीखो, कहाँ वो मैनिपुलेशन करता है। अब देखो बादामी की जगह आराम से लिख सकता है कुछ भी जो रियल में सही है। तो यहाँ पे सही है भीमबेटका की गुफा अपने को पता है कि वही सबसे पुरानी है, ठीक है। तो भीमबेटका ये सबसे पुरानी है जो कि एमपी में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जो बादामी की जो गुफा है वो कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफा भीमबेटका है, ठीक है। तो एमपी में जो है, तो देखो अब यहाँ पे इजीली उसने हटा दिया। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ समझो कि एग्जामिनर कैसे दिमाग लगाता है, उसको भाई समझ में आता है इस वर्ड्स को चेंज करना है और ऐसा वर्ड डालना कि ताकि बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज भी हो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि स्टेटमेंट को कैसे बना रहा है, कैसे फॉर्म कर रहा है, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सोचा करो। अगला देखो, बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। याद रखना ये वर्ड, इसी वर्ड से आपके यूपीएससी 2023 का भी क्वेश्चन सोल्व हुआ था, जैन वो बौद्धिज्म वाला। तो मैंने इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या सही किया था वो, ठीक है। तो मूलतः वर्ड ये गलत है, ऐसा कुछ जरूरी ना आजीविकों के लिए था। इस टाइप के स्पेसिफाई जो कर देता है वो स्टेटमेंट गलत होता है, ये मूलतः से कट जाएगा। पहली बात, पहले तो ये मूलतः से कटेगा, 2023 में यही सेम कॉन्सेप्ट लगा था। दूसरा देखो, बाराबर की शैलकृत गुफाएं नहीं है, ठीक है। जो बालक, सुनो एक चीज़ याद रखना, देखो अब इसमें 2 फैक्ट है। एक तो बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। अब देखो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी जगह आराम से रिप्लेस करेगा तो याद रखना मौर्य डायनेसिटी के कोई राजा होगा उसी की जगह करेगा। अब मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी के लिए फेवरेट क्या है, अशोक। तो अशोक ने ही बनाया था बाराबर की गुफाएं, याद रखना, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि वो किसको रिप्लेस कर सकता है, कहाँ पे कर सकता है। ये 2 फैक्ट है, तो 2 फैक्ट में एक फैक्ट तो जरूर सही होगा। और ये जो फैक्ट है इसमें सबाइश होता है, इसी के जो मौर्य डायनेसिटी का होगा उसी को रिप्लेस किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, इसकी जगह अशोक आएगा। अगला देखो, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। सबाइश की बात है, एलोरा उसमें शिव भी पाया जाता है। बार-बार डिस्प्ले जा रही है। सभी को दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, मुझे तो ठीक आ रही है आवाज। आवाज डिस्प्ले ठीक आ रही है सबको? थोड़ा सा पेन पतला कर दीजिए। अरे पतला की बात नहीं है, वो बताओ तुम तो, डिस्प्ले इधर उधर हो रही है। सर ठीक आ रही है आवाज, डिस्प्ले भी ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारे फोन में गड़बड़ी हो। चलो ठीक है, अब देखो अगला देखो, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। ये बहुत इजी स्टेटमेंट है, याद रखना कि ये आगे भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है एलोरा गुफाएं, और यहाँ पे तीनों धर्म की है, बौद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी मिल जाएगा, और हिंदुओं के लिए रिलेटेड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है और आगे भी क्वेश्चन बनेगा, ये चीज़ याद रख लो। हाँ ठीक है, तो सबाई की बात है, नए पैटर्न के तहत इसका आंसर होगा ओनली 1, ठीक है। तो ये चीज़ याद, सबसे प्राचीन गुफा कौन सा है? भारत की प्राचीनता अवशेष शैल गुफा याद रखना, भीमबेटका है। इंग्लिश में पढ़ो, द केव्स एट द बादामी नहीं है यहाँ पे आएगा वो भीमबेटका। आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट याद रखना, पत्थर काट के तो वही तो बना है, भीमबेटका वाला है, ठीक है। सबसे पुराना रॉक कट है भीमबेटका। बादामी गुफाएं नहीं है, बादामी तो कर्नाटक में पाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन कैसे सही होगा, देखो ध्यान से समझना। अब ऐसे क्वेश्चन मैं फिर बार बता रहा हूँ, यहाँ पढ़ा पुनः योजन डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक जीनों की स्थानांतरण होने देता, क्या सही उत्तर है, ठीक है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक तो नई टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल होता है, तो सभी तो ऑटोमेटिक क्या होगी, क्वेश्चन की डिमांड वाइड हो गई। जब वाइड होगी तो क्या आएगा, ऑप्शन आल आएगा। बस एक बार पढ़ लो, कोई एक्सट्रीम वर्ड ना दिया हो। पौधों को विभिन्न जातियों में कर सकते हैं भाई स्थानांतरित, क्या ही जरूरत है, आराम से होता है। जंतुओं से पौधों में कर ही रहे हैं आराम से, सूक्ष्म जीवों से जीवों में कर सकते हैं, सारे के सारे ऑप्शन आएंगे।
ठीक है, एक तरीका ये है, यही क्वेश्चन 2021 में आया था, डायरेक्ट आया था ये रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट क्वेश्चन 2021 में। ठीक, इस पेपर से यूपीएससी 2023 के मतलब 13 के पेपर से 2021 में 21 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, 21 क्वेश्चन डायरेक्ट। और मैं फिर बता रहा हूँ 2024 के लिए 2011, 12, 13, 14, 15 ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे लगभग मैं बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 11, 12, 13, 14, 15। हाँ, जितने पुराने पेपर है उतने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, क्योंकि उनका माइंड में रहता है कि कौन बच्चे पढ़ रहे होंगे इनको, और ऐसे भी अगर आप और ज़्यादा ओल्ड पीवाईक्यू में जाओगे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 से लेके 2013 तक के पेपर से ही 2021 के पेपर में है ना कम से कम भी 45 क्वेश्चन आए थे, देख लो। और मैं अभी देख चुका हूँ 2023 में भी है ना, देखो 2011 में मिले मुझे 15 क्वेश्चन, 2012 में भी 15 क्वेश्चन मिले थे, 2013 वाले में लगभग 10-12 क्वेश्चन तो मिल चुके हैं मुझे अभी तक, जो मैं अभी डालता भी रहता हूँ ग्रुप में। तो वो चीज़ याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2000। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो अपन 3 पेपर ये नहीं, जितने उधर ज़्यादा नहीं मिलेंगे पर इधर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा तरीका इसका है कि भाई टेक्नोलॉजी पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव काम है, ये भी पॉजिटिव काम है, ये भी पॉजिटिव काम है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब आगे देखो ये क्वेश्चन, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। अब तुम लोग अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, मैं फिर बता रहा हूँ, जो फैक्चुअल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं घबराना। परंतु इस टाइप के जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इन क्वेश्चनों को क्या बोलना कि ना बोलो क्या हुआ। ये जो अभी आपने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन कराया है ना, इसमें सेकंड ऑप्शन में मेरे को डाउट था, तो ये मेरा सवाल गलत हुआ था। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में हमेशा जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत पोटेंशियल होता है। अरे आप विश्वास नहीं करोगे, तुम्हें पता है आजकल एक ही पेड़ पे सेब भी आ रहा है, तो एक ही पेड़ पे टमाटर भी आ रहा है। क्या बात करे, वो तो छोड़ो। देखो तो क्या कह रहा है, जंतुओं से पौधों में, हाँ पौधे से पौधा हो सकता है। अरे फॉर्म एनिमल, तो प्लांट्स क्यों नहीं हो सकता, क्या बात कर रहे हो आप। अरे जीन देखो आप तो, अरे सुनो मैं तुम समझाता नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहा है भाई। जेनेटिक में क्या होता है, जीन उठाते हैं अपन। अब जैसे मान लो कोई एनिमल है, उसका जीन उठा के अपन प्लांट में डाल देंगे जो स्पेसिफिक अपने को चाहिए। हाँ, उसमें कोई दिमाग में है। अरे क्यों नहीं, बहुत सारे, आप क्या बात करो, टेक्नोलॉजी मैं फिर बता रहा हूँ बहुत आगे तक पहुंच चुके, तुम कहाँ सोच रहे हो। तुम्हें पता है ना कि ना एक पेड़ पे ही आपको सारी सब्जियां मिल जाएगी, ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंच चुकी है। तुम क्या बात, मुझे पता है प्लांट टू प्लांट हो सकता है, इसमें एनिमल टू प्लांट कह रहा है। हाँ, तो क्या दिक्कत है, दिक्कत थी इसीलिए तो मेरा गलत हुआ, इसे क्लियर करो ना। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे तो यूपीएससी क्वेश्चन को तो तुम साइंस वाले सारे क्वेश्चन गलत करोगे। यू कैन नॉट इमेजिन, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे ज्ञान की सीमा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस की सीमा है। समझ में आया भाई। मैंने क्या बोला, साइंस वाले क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही देखना है कि भाई साइंस वाले क्वेश्चन बहुत पोटेंशियल होती है साइंस में। मनुष्यों को, जानवरों को भी फोटोसिंथेसिस के लायक बनाया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ से, रिकॉम्बिनेंट इंजीनियरिंग की तरफ। हाँ, आराम से। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो। हाँ, तुम्हें ये जानना था ना जंतुओं से पौधों में। ठीक है, मैं सुनो नगीना, हमारी कॉलेज का सीनियर था, तो उससे पहले भी रिसर्च हो चुकी थी, पर उसने प्रूव किया था एक प्रोजेक्ट बना के कि जैसे इंसान जो होता है ना, जैसे सांस लेता है, बीमार होता है, वैसे पेड़ भी होते हैं। हाँ, पत्ते सूख जाते हैं। अब बताओ तुम, तो ये हुआ ना जंतुओं से पौधों में, उसमें क्या ही बात है। बहुत मैं फिर बता रहा हूँ, साइंस को अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मत देखो। देखते हो कई बार सर्दी ज्यादा पड़ते पेड़ पीले पड़ जाते हैं। हाँ, मैं फिर बताऊँ, साइंस वाले क्वेश्चन को पोटेंशियल होता है। अभी मैंने बायोलॉजी वाला पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी सर, उसमें ये बताया था सर। अरे नहीं यार, साइंस बहुत आगे तक पहुंच चुका है। तो 2013 का क्वेश्चन आज भाई तुम 2024 में हो, साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। और आप देखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है आगे जाके, तो पता नहीं क्या क्या करेगा। ठीक है, आगे देखो। भारत की यात्रा करने वाले चीन यात्री युआन चुआंग हेनसुआंग ने तत्कालीन भारत सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखो सब ऐसी बात है, एक चीज़ याद रखना, मैं फिर बताऊँ, यूपीएससी इतना बड़ा स्टेटमेंट देता है, कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक छिपा रहता है।
अब देखो मान लो कोई भारत की यात्रा करने आ रहा है, चीनी यात्री है, युआन चुआंग जो भी है, हेन सुआंग है, इसका नाम याद रखना। हेन का मतलब याद रखना, याद करने का हर्षवर्धन के काल में आया था। मैं ऐसे ही याद करके रखा हूँ, मुझे भी नहीं पता, ये दो यात्री थे, ठीक है। तो तत्कालीन भारत को सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है इसने। सामान्य दशाएं जो है भाई, कैसे लोग जीते थे जीवन, उसके बारे में बताया, संस्कृति के बारे में बताया। अब बोला इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। अब ध्यान से देखना, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। मैं बताऊं आज भी नहीं सुरक्षित है। आज दूसरी बात, ये चीज़ों कंप्लीटली इस टाइप का वर्ड मैंने क्या बोला था, वर्ड गलत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मजाक वाली बात ये है कि इसी के साथ चोरी होती है। ये नाव में जाके बैठ के जा रहा होता तो इसी का सामान चोरी हो जाता है। तो ये तो कभी नहीं लिखेगा। ये तो पक्का बोलेगा कि इंडिया में चोरी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक। आगे देखो, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता था दोष के निर्णय के साधन थे। जनरल स्टेटमेंट और स्वाभाविक सी बात है। अरे देखो, जहाँ तक बोल दिया तो मतलब पॉसिबल वे में ही बोल रहा, ठीक है। पॉसिबल स्टेटमेंट भी है, ठीक है। नॉर्मल स्टेटमेंट अपने को भी पता है कि उस टाइम यही तरीका होता था, ठीक है। जिसे जो उच्च वर्ण के लोग होते तो उनसे बोला जाता कि जल की आप खाओ, और जो निम्न लोग के होते तो उनसे विष से परीक्षा ली जाती। तो वो सोचो कि विष से खाने के बाद तो ऐसे मर जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ भी है, बहुत बड़ा डायलेमा था उस टाइम का ही, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, पॉसिबल स्टेटमेंट बोला सही है। व्यापारों के नौघाट और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था, आज भी देना पड़ रहा है। तो समझ तो उस टाइम क्यों नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है। 3-1 वाला फॉर्मूला याद रखना। अब आगे आओ, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने एक चीज़, जैसे स्पाइडर माना हो रहा है ना, स्पाइडर मूवी देखा किसी ने? स्पाइडर मूवी बनी है मकड़ी पे एकदम। तो स्वाभाविक सी बात है, ये नाम वो स्पाइडर कहाँ से लिया गया? तो इसी तरीके से ये अमेरिका, यूएसए में पाया जाएगा ना कि इंडिया में, ठीक है। तो एक तो कटेगा, ठीक है। अब आगे देखो, तारा कछुआ भारत में पाया जाता है। ये एक इधर नॉर्थ ईस्ट में एक तालाब है, उसमें पाया जाता है, बहुत अच्छा खासा लेवल पे। इसके जो कछुआ होते हैं ना, इसमें स्टार बने होते हैं, ठीक है। अरे मॉनिटर, छिपकली, वामन, सूअर तो पाया जाता है, छिपकली पाई जाती है, तीनों पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे मान लो 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट, इनमें ऐसा होता है कि मोस्टली अगर एक हटा दोगे तो आंसर आ जाता है। भैया जैसे ये है मॉनिटर छिपकली है, ऐसे तो छिपकली होती है जैसे नॉर्मल है। हाँ, मतलब थोड़ा स्पेशल होती है, इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल तो होता ही है। वो गांव में भी होता है सर, जिसको ये बता रहे हैं ना, मॉनिटर छिपकली, एक बड़ा जैसा नहीं होता, छिपकली टाइप का ही, लेकिन बहुत बड़ा रहता है, 3-4 फीट का भी हो सकता है। समझ गया, उसको बोलते गोरा बोलते हैं हमारी तरफ, या फिर वो बोलते हैं गोहरा। हाँ, वो मटर वो बना आलू भुजिया, जिसके फूकने से कहते हैं कि आदमी मर जाता है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। वो क्या हो गया? वही 7-8 8 रोटी में नहीं, कल आएगा, ठीक है। अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना कि ये इस टाइप के वर्ड, जो इंग्लिश वाले जो वर्ड होते हैं ना, वो यूएसए से होते हैं, ये आगे भी हेल्प करेगा, ये चीज़ याद रख लेना, इंग्लिश वाले। स्पाइडर ऐसे मूवी देखा ही होगा, स्पाइडर मूवी कहाँ बनी थी? बॉलीवुड में बनी थी, नहीं हॉलीवुड में बनी थी, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? देखो, भारत के कुछ भागों में पाया जाता है, ठीक है। पहली बात, जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, ठीक है, ये तो जरूर पाया, फ्लोराइड तो जरूर पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान खूब पाया जाता है, और आर्सेनिक भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, इसका ऑप्शन बनाने थे तो यहाँ मिनिमम से लेते 2, 3, 4, 5 ऐसे बनाने थे ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, फ्लोराइड भी है, ठीक है, यूरेनियम भी पाया जाता है, और अच्छा खासा पाया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, ठीक है, जैसे सॉर्बिटॉल जो होता है ना, इसका प्रयोग होता है साबुन बनाने में, ठीक है। अब फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग होता है उर्वरक बनाने में, तो ये यूज नहीं होता, ये चीज़ याद रखना, ठीक। तो इसके 3 ऑप्शन होंगे सही, ठीक है। अरे एक, ठीक है, वो इतना मत सोचो, जैसे 5-2 वाला फॉर्मूला भी होता है, वो अभी रहने दो, उसको छोड़ो। अब मैं फिर बता रहा हूँ, आगे जाके है ना, ये क्वेश्चन देख, यूरेनियम वाला 2-3 बार क्वेश्चन आएगा, आर्सेनिक वाला आएगा, ये चीज़ याद रखना। अगला देखो, भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है।
प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। अब भाई सभा सी बात है, संविधान सभा के जो सदस्य बने थे जब उस टाइम सोचो ना, जैसे मान लो 1946 की बात कर रहा है, मतलब कि कैबिनेट मिशन के बाद में ही संविधान सभा का गठन होता है। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए तो गलत बात है कि वोटिंग राइट सबको मिले नहीं थे। पहली बात तो भारत ने आज़ाद हुए तब सबको दिया गया, ठीक है, ये तो गलत बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था मुस्लिम लीग द्वारा नामित, गलत बात है। उस टाइम बहुत सारी पार्टी थी, उनके लोग क्या करेंगे फिर, वो भी गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ठीक है, ये बात सही है। आगे देखते हैं। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, गलत बात है। सरकार द्वारा चुने जाएगा तो अंग्रेज अपने अपने उसी को चुन देंगे, तो ये बात सही है कि प्रांतीय विधानसभा तो निर्वाचित हुए थे। याद रखना, इसीलिए बोला जाता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव था ये, जैसे आज राष्ट्रपति का चुनाव होता वैसे हुआ। मतलब समझ बात, उस टाइम 10 लाख वैसे एक सीट पे बांटी गई थी एक सीटें, और ये इनके द्वारा चुने गए थे, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। चीज याद रखना। इसमें सर ऑप्शन 1 और सी में ना सर, ये सी वाला आंसर है। निर्वाचित हुए थे, तो इन दोनों में से आएगा, तो ये सी आएगा, ये गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, ठीक है। यहाँ ऊपर एक ए में तो लिखा हुआ है सर कि प्रांतों में लोगों के द्वारा सीधे चुना गया, तो लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था, सही बोला सर। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, देखो निर्वाचित हुए थे, तो इन दोनों में से आंसर आएगा। तो पहला तो ऐसे गलत है, प्रांत लोगों द्वारा सीधे से निर्वाचित हुआ था, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। अब देखो ये जो अगला क्वेश्चन है, वो जो पिछले वाला क्वेश्चन था 2022 में भी आया था, ठीक है, 9वां क्वेश्चन। अब ये देखो, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो मैमल्स के बारे में पूछा, कौन मैमल्स है, ठीक है, मैमल्स के बारे में पूछा, ठीक है। देखो मैं फिर बता दूँ, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि 3 फैक्ट में से तीनों सही हो, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो 3-1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। ऐसे तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये पढ़ लो, इनके बारे में ये क्वेश्चन आएगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, समुद्री गाय वाला, आगे जाके भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये शाकाहारी होती है, याद रखना। और ये आगे भी 2017 में भी आएगा क्वेश्चन ये वाला। समुद्र में गाय होती है? अरे नहीं, उससे छोटा सा एक जानवर होता है, इसके एक फोटो देखना, अपन गाय की तरह होता है, इसके पैर वैर इस टाइप से, ना कि गाय नहीं, ठीक है, ठीक है। समुद्री सिंह होता है, ये भी मैमल्स होता है, दोनों मैमल्स होते हैं। समुद्री घोड़ा नहीं होता, ये मगरमच्छ की प्रजाति है, याद रखना। ये रेप्टाइल्स होता है, सरीसृप होता है, ये मगरमच्छ की प्रजाति है, ठीक है, ना कि मैमल्स है, ठीक है। इनका मैं फिर बता रहा हूँ, इमेज जाके देख लेना, इनकी विशेषता देख लेना। यूपीएससी आजकल बहुत इंटर तक जाके पूछ रहा है क्वेश्चन, तो मैं फिर ये जो समुद्री घोड़ा की जो विशेषता है ना सर, बताते हैं। ये मेल होता है लेकिन बच्चों को जन्म देता है सर, समुद्री घोड़ा। अच्छा, तो कराएंगे सर, स्तनधारी हो जाएंगे। तो ये स्तनधारी क्यों नहीं है फिर, मैमल्स क्यों नहीं है? हाँ मैंने भी पढ़ी है सर ये वाला, एक बार चेक कर लो ना। ये इकलौता जीव है जो कि नर बच्चे देता है। तो मैमल्स क्यों नहीं है, मैमल्स? ठीक है, तो फिर ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आगे जाके बन सकता है क्वेश्चन, याद रखना सब लोग, इम्पोर्टेंट लगा लो इसके। अगर ऐसी कोई, क्योंकि देखो आपकी बात जैसे वो पूछा ना क्वेश्चन कि रात्रि में जगने वाले, उस टाइप से क्वेश्चन पूछा था, तो वो क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, पर आपकी बार उसने दूसरे स्टाइल से क्वेश्चन पूछा, तो ये चीज़ याद रख लेना। वो विशेषता ही पूछ रहा है आजकल अंदर जा जाके, ठीक है। तो ये मैमल्स नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना। पहले तो देख लो मैमल्स किसको बोलते हैं, किसकी साइंस अच्छी है भाई। भैया एक छोटी मछली घोड़े जैसा होता है, एक स्तनधारी नहीं होता। स्तनधारी नहीं होता वो तो भाई। चलो ठीक है, आ जाओ, मछली है वो, हाँ ठीक है। भारत नाम वैसे सी हॉर्न से स्तनधारी नहीं है, हॉर्स लिखा है यहाँ तो। चलो ठीक है, इधर देखो। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूर्ण स्थापना द्वारा पारित किया जा सकता है। देखो घोड़े तरह लग रहा है ना, ठीक है। देखो केवल वर्ड गलत है भाई, सभी से बात है, एक चीज़ याद रखना, संविधान में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो चीज़ याद रखना, वो लोकसभा में बिल लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ये चीज़ याद रख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं फिर बता रहा हूँ आजकल यूपीएससी क्या करता है। अब देखो यही क्वेश्चन 2022 में पूछा। आजकल क्या, जैसे ये गलत स्टेटमेंट है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भाई इस पर जाके देख लो, जितने गलत स्टेटमेंट है यूपीएससी उन्हीं को सही बना के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये चीज़ याद रख लेना। तो लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखो,
ओनली मनी बिल ही होता है जो लोकसभा में रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले वही लाया जाता है। फाइनेंस बिल हो गया, ये सब ये चीज़ें रखना। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों में गलत, ओनली हाफ स्टेट से अधिक चाहिए, बस ये चीज़ याद रखना। जैसे अभी 28 राज्य है ना, तो याद रखना कि 15 की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये वर्ड गलत है, सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है 9 आधे से अधिक, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, याद रखना डी। मैं फिर बता रहा हूँ आगे जाके रिपीट होंगे ये क्वेश्चन, वहाँ गलत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2022 में आया है, ठीक है। भारत का मान्य न्यायाधीश पूछा, देखो ध्यान से, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, क्या ही बात है उसमें, नॉर्मल वोटिंग तो नहीं कर सकता, बस वोटिंग नहीं कर सकता। लोकसभा किसी सहमति का सदस्य हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, लोकसभा में बोल सकता है ये, ठीक है। पर लोकसभा मतदान नहीं कर सकता, मतदान सभा की बात है, उसके मेंबर ही करेंगे, उसके सदस्य ही करेंगे, तो ये नहीं करेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 3 ऑप्शन आंसर, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत जाके आगे रिपीट होगा। गन्ना मैं फिर बता रहा हूँ, याद रखना गन्ना यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। गन्ना यूपीएससी ने कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा गन्ने पे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना। अब अगला देखो, शर्करा उद्योग के उप उत्पादों की उपयोगिता के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है। देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। शर्करा उद्योग मतलब चीनी उनी उद्योग का, जैसे क्या होता है, जैसे गन्ना कटता है, ठीक है, तो ये मिल में जाता है। अब मिल में इसमें क्या होता है, इससे रस निकाल लिया जाता है। अब इसके जो द्वारा जो याद रखना, गन्ना का जो छिलका होता है, अभी उसके बारे में, खोई के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और जो इससे रस निकलता है उसके बारे में पूछ रहे हैं, इसका क्या क्या यूज है। खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, आराम से करेंगे, ठीक है। अगला देखो, सीरा मतलब जो ये रस निकला उससे, सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। मुझे बताओ ये जब चीज़ है कैसी, ये कृत्रिम चीज़ नहीं है ना, ये तो नहीं आर्टिफिशियल नहीं है, तो नेचुरल है, ठीक है। तो कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के बनाने की क्यों करेंगे, आराम से नेचुरल रसायन बनाएंगे अगर बनाना है तो। इससे आर्टिफिशियल क्यों बनेगा इससे, ठीक है। प्राकृतिक बनेगा ना, कोई भी चीज़ बनेगा तो उससे, जब वो सीरे है तो प्राकृतिक फॉर्म में है, ठीक है। सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये बात सही है। दारू बनती है आराम से अच्छा खासा, इसको और ज़्यादा वो कर दो, एथेनॉल पे है भी इस बार वो पूरा फोकस। और ऐसे भी है ना, इसका अभी गवर्नमेंट इसी को प्रमोट कर रही है, ठीक है। किया जा सकता है और आराम से करते भी है, उसमें क्या ही दिक्कत है, ठीक है। 3-1 वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना 2012 में रिपीट हुआ था, मैंने उस टाइम बोला था क्वेश्चन आगे जाके। हाँ बोलो सर, ये 3-1 वाला या 2-1 वाला फॉर्मूला कब लगाना है, किस क्वेश्चन में लगाना है, ये कैसे अंदाजा लगाना है। देखो एक चीज़ याद रखना कि जैसे मान लो कि साइंस वाले क्वेश्चन है, या मान लो कि जिसमें बहुत पॉसिबिलिटी वाले जनरल स्टेटमेंट बोल रहा, तो उसमें तो 3 ऑप्शन होते हैं। पर मोस्टली देखो मैं एक आंसर बता रहा हूँ। देखो जिसमें 3 स्टेटमेंट आते हैं ना, जब मान लो कि एप्लीकेशन वाला कोई क्वेश्चन है, या साइंस का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, या जनरल स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन है जिसका मतलब पता लग रहा है, तो उसको तीनों मोस्टली है ना ऐसे आंसर होंगे 20% आंसर जिनका 3 ऑप्शन आंसर होता है, ठीक है। और लगभग ये मान के चलो कि 70% के समथिंग है ना 2 ही ऑप्शन होता है आंसर, और बहुत रेयर चांसेज होगा कि एक ही ऑप्शन सही है। 70-20-90 मतलब 10% के समथिंग चांस होता है। तो मेजोरिटी अपन क्या देख रहे हैं, मैं ये क्यों बताता हूँ 3-1 लग रहा है इसमें, मैं ये नहीं कि इसके थ्रू आपको आंसर मारना, देखा 3 स्टेटमेंट मार दिया, नहीं। पर मोस्टली आप ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चनों में यही सही होता है, 70% क्वेश्चनों में। आप देख लो, अभी उठा के देख लो, कहीं पे भी आप चले जाओ, बहुत मोस्टली देखो इसमें लग रहा है। मतलब मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अभी वाले जो ऑप्शन आते हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3 वाला, उसमें लगेगा, काम कर रहा है बहुत अच्छे से। लेकिन जो अभी जैसे ये क्वेश्चन था ना, जैसे 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3, इनमें नहीं हो पा रहा है इतने अंदाजा नहीं लगा कि एक कौन सा हटाना है। अरे उल्टा नए वाले पैटर्न में फायदा है ना, ठीक है, उसमें स्टेटमेंट नए वाले पैटर्न में तो भाई बहुत फायदा है तुम्हें। ये भी देखो, तुमने मान लो एक हटा दिया, तुम्हें जैसे मान लो तुमने इसको गलत माना, इन दोनों को सही मान दिया, फिर भी तुम्हारा आंसर सही है। अब भाई इसमें तो मैं बता रहा हूँ ना, और ज्यादा तुक्का है। ये तो यूपीएससी ने पता नहीं कैसे कौन उनको एडवाइस दे दिया। मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि ये 3 स्टेटमेंट दिए है ना, अब मुझे नहीं पता कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने मान लो इन दोनों को सही मान लिया, ठीक है, तब भी मेरा आंसर सही हो जाएगा। मैंने इन दोनों को सही मान लिया, तब भी मेरा आंसर सही हो जाएगा। मैं इन दोनों का आंसर मान लूँगा, तब भी मेरा सही हो जाएगा। वो 2 ही ठीक है, उसमें बस 2 ही ठीक है। तो ये उल्टा हो ज्यादा तुक्का। ऐसे तो नहीं होगा इस बार चेंज कर दे दोबारा से? नहीं,
यूपीएससी इतना जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं लाती, वो रखेगी इसको 3-4 साल जब तक पकड़ में आएगा। हाँ ठीक है, ना भी पता है तो भी केवल 2 करके आ जाए तो सही हो सकता है ना। हाँ ले सकते हो, रिस्क लेना चाहिए। जैसे 48 क्वेश्चन में आपकी बात 30 का आंसर ये था, सोच लो 2। और जो कुछ आंसरों में बता तो रहा हूँ ना, 60-70% इसी का यही आंसर रहता है, 60 to 70। अब देख लो 48 का निकालो, 48 का 30% निकालो, कितना होता है? परसेंटेज निकालना आता है? इसको मान लो 50 मान लो, 50 क्वेश्चन मान लो कि 30 का आंसर होगा, 60% क्वेश्चनों का आंसर यही है, सोच लो। मैं रेशियो बता रहा हूँ एकदम सही जा रहा है ना, समझ लो अब आप। 48 का 30% का ऑप्शन केवल 2 था सर। हाँ 48 क्वेश्चनों में से 30 का आंसर केवल 2 था। इतने में पास था। 2023 में वो तुक्का भी मार के आ जाते ना तब भी पास थे। 60% में एग्जाम में जानते हैं सर, ऐसा लग रहा था कि एक ही टाइप का ऑप्शन रंग के तो नहीं जाने, केवल दो मजबूरन उसको चेंज करना पड़ता था, ऐसा लग रहा था। गलत है ना, ये तो यही है कि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्या पूछ रहा है, यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में पूछा, ठीक है। अब देखो भाई, ये पूछ रहा है कि दिन और समय, जैसे अभी जैसे देखो ना 14 जनवरी के बाद में क्या हुआ कि अब दिन की सीमा बढ़ जाएगी, ठीक है। 21 मार्च के बाद में और दिन लंबे हो जाएंगे, फिर 21 सितंबर के पास जाओगे तो दिन छोटे होने लग जाएंगे। तो ये पूछ रहा है वो ऐसा क्यों होता है? पहले क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट। लोगों ने तो इसका ये मारे हैं, ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब सबाई सी बात है, ऐसा क्यों होता होगा? देखो एक चीज़ याद रखना कि अगर 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उसको पहले दूसरे चैप्टर में दिया हुआ, ठीक है। तो जो पढ़ते अपने अक्ष पर घूर्णन करती है ना, उससे तो दिन और रात होता है। ये अपनी तरफ से साइलेंट करो, किसका है, ठीक है। उससे तो दिन और रात होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अपने को ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि उसकी डिस्टेंस किस कारण से बढ़ती कम होती है, स्थान के क्षण से, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा झुकाव के कारण से, हाँ ये वाला आएगा, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, ये वाला आएगा, डी आएगा इसका, ठीक है। अब मैं वो बता रहा हूँ, चीज समझो। इसके पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण करने से याद रखना जलवायु परिवर्तन होता है, ये लिख लो, आगे ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। स्थान का स्थान से स्थिति से याद रखना कि मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। ये वाला जो है कि जिससे दिन रात लंबे बड़े छोटे होते हैं, इसीलिए देखो ना 14 जनवरी को बड़ा हो जाता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण की तरफ जा रहा है, तो ये है। फिर 21 मार्च को और ज़्यादा जाएगा, फिर ऐसे कारण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा एक चीज़ याद रखना कि नॉन क्वेश्चन में डी आंसर होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, देख लेना, ऑब्जर्व करना आप लोग, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन है ना 2023 में रिपीट हुआ डायरेक्ट, और वो मैं बता रहा हूँ कौन सा स्टेटमेंट रिपीट हुआ है, ध्यान से देखना। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? और मैं फिर बता रहा हूँ, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, अब इसमें मत लगाने लग जाना 3-1 2 डायरेक्ट नहीं। अरे भाई पहले क्वेश्चन की डिमांड पूछ, समझो। वो डायरेक्ट रीजन पूछा, रीजन एक ही होगा भाई, पश्चिम की ओर क्यों बहती है, एक ही रीजन होगा, तो डायरेक्ट इसमें तो एक ही ऑप्शन लगाना है, एक ही रीजन होगा उसका भाई, क्यों बहती है भाई, उस सबाइस बातें ये रिफ्ट घाटी में बहती है, इसीलिए बहती है, यही आंसर है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो सुनो, क्या आपकी बात 2023 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य नदियाँ प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। ध्यान से समझना, नर्मदा और तापी नदी है जो ये कि जो वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ है, रीजन होता है कि ये घाटियों में बहती है, याद रखना, ठीक। और आपके 2023 में जो स्टेटमेंट बना था वो ये बना था, ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बनते हैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, अमरकंटक पठार से निकलती है, अनूपपुर जिला एमपी से, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछा था कि अमरकंटक पठार किस किस के बीच में है, तो याद रखना विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, यही 2023 का स्टेटमेंट था। सोच लो, इस ऑप्शन के स्टेटमेंट को बना के उसने यूज किए। अगला देखो, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर, गलत बात, पूर्व की ओर है, इसीलिए तो सारी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम ऊंचाई। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना, ये स्टेटमेंट आगे जाके फिर पूछ लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आप देखो ये ऑप्शन नंबर 2 एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिए, ऑप्शन नंबर 2। तुम कहाँ सोते रहते हो अमित? देखो यही सेम स्टेटमेंट उठा के अब की बार पूछा था 2023 में, उसमें ये पूछा था कि अमरकंटक पठार किस किस की नदी किन के बीच में है, तो याद रखना विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, और यहाँ पे उसने ब्राह्मणी कुछ बोला था, ठीक है। भी तो यहीं से निकलती नदी,
अरे नहीं, तो ब्राह्मणी है का मतलब रखना। अरे नहीं, मैं बोला हूँ कि उसने स्टेटमेंट बनाया था, ब्राह्मणी ने सह्याद्री बोला था, इसने सतपुड़ा की जगह सह्याद्री, सह्याद्री याद रखना कि पश्चिमी घाट का पार्ट है और वो महाराष्ट्र वाला उधर की साइड है, तो इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत था, वो तीनों स्टेटमेंट गलत थे उसमें, ठीक है। और वो तीनों स्टेटमेंट यूपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है वो। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और भी हैं, तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। अरे वो पूरा उधर जाके नहीं गिरती है ना, वो जाके उधर गिरती है अरब सागर में, बताओ। ऐसे लूनी नदी भी बहती है पर वो लुप्त हो जाती है जाके रेगिस्तान में, ठीक है। मोस्टली प्रमुख नदी यही है, ठीक है। यूपीएससी 2021 में डायरेक्ट सेम क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट एक मतलब डिक्टो क्वेश्चन रिपीटेड था, डिक्टो, ठीक है, ध्यान से समझना। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश एलवंत जल, ठीक है, जो मतलब मीठा पानी का है, पहला बोला कि बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है, शेष एलवंत जल का सबसे अधिक भाग कहाँ रहता है। अब देखो कॉमन सेंस लगाने वाली बात थी इसमें, ध्यान से समझना। वायुमंडल में आदत और बादलों के रूप में पाया जाता है, आप सोचो कितना पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा ये। लवण जल झीलों नदियों में पाया जाता है, मृदा आर्द्रता के रूप में, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ये कोई मतलब लॉजिक नहीं। अब सभी बता, कोई गलत किया होगा तो इन दोनों में से किया होगा। उस आदमी को सोचना चाहिए था जिस क्वेश्चन को गलत किया, तुम लोगों ने किस ने गलत किया क्वेश्चन, ध्यान से समझो। लवण जल झीलों नदियों में पाया जाता है, भूमि के जल के, सोचो कि भूमि से कितने सालों, हजारों सालों से तुम निकालते आ रहे हो और हजारों साल अभी आगे निकालोगे, तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे है भाई, मीठा पानी भूमि का जल ही है। तो ये चीज याद रखना, 7th क्लास की एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी से। हाँ वो तो है ही, और यही सेम क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुआ डाटा सहित, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब भी मिलान वाले क्वेश्चन आए, जब 3 स्टेटमेंट आए, तो मोस्टली बहुत कम चांसेज होगा कि तीनों होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी एक की ही सही होने की, क्योंकि मोस्टली ऐसा होगा कि इधर के इधर कर देगा, इधर के इधर कर देगा, ऐसे पॉसिबिलिटी बनती है। तो मिलान वाले ऑप्शन में याद रखना बहुत रेयर चांसेज होगा कि तीनों सही होंगे, तो कभी ये तो कभी मत लगाना, ये तो बहुत रेयर चांसेज। हाँ, तीनों गलत होने के चांसेज है, अब की बार बहुत सारों का आंसर डी आ रहा था मिलान वालों में, पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी याद रखना कि 3 तो कभी नहीं होगा, ये चीज़ याद रख लेना। बहुत रेयर चांसेज, 1% चांसेज है इसके कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट ऐसे मिलान वाले दिए हो तो तीनों के तीनों सही हो। और मैं फिर बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन के पीछे काम करो, हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक लगेगा, तो एग्जाम में ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भाई उसको कैसे टैकल करना, वो ऐसे ही टैकल करना पड़ेगा आपको, ये याद रख लेना, ठीक है। अब देखो नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व याद रखना गारो पहाड़ियों में पाया जाता है, ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट है इसका, ओनली एकमात्र ये सही स्टेटमेंट है जो मेघालय में पाई जाती है, गारो खासी जयंती, याद रखना गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ भी है वहाँ पे। अगला देखो लोकटक झील, यही यूपीएससी आगे जाके 2017 में क्वेश्चन बना था, याद रखना ये चीज़, ठीक है। लोकटक झील याद रखना मणिपुर में पाई जाती है, ठीक है। और जो बरेल क्षेत्र है ना, असम में पाया जाता है, ना कि मणिपुर में, इसलिए गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में है, और जो डफला फार्डिया होती है, डफला फार्डिया, ये अरुणाचल प्रदेश और असम की बॉर्डर पे है, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगी, दोनों गलत है, इसमें ओनली ये ऑप्शन सही है। अब देखो ये लोकटक झील के बारे में पूछ लिया, आगे जाके नामदफा इनके बारे में पूछ लेगा, इनके अच्छे से कर लेना एक बार, ठीक है। उपयुक्त में कौन कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गति परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। अब जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इतना समझ लेना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैसे हो सकता है, अपने को ये नहीं पूछा कि डायरेक्ट पूछा है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे होने की सारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन की डिमांड वाइड है। तो अब देखो इसमें ऑप्शन तुम्हें बनाने थे 4 5, मतलब 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 का 6 ऑप्शन सही होंगे इसके। देखो समझो कैसे, मतलब पृष्ठ पर गति परिवर्तन लाने, प्लेट संचलन होता तो इससे तो होता ही है, ठीक है, पृथ्वी गुणन से होता ही है, पृथ्वी को परिक्रमण से होता ही है। अभी वाला ट्रिक बता दीजिए ना कैसे किए थे। कौन सा वाला? अभी जो ट्रिक बताए थे। देखो उसका, देखो जब क्वेश्चन में देखो, जब ये पूछ रहा है परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, अब भाई परिवर्तन के लिए बहुत सारे जिम्मेदार कारक होंगे, कुछ कारक ऐसे होंगे जो डायरेक्ट अप्लाई हो रहे होंगे, और कुछ होंगे जो इनडायरेक्ट वैसे अप्लाई हो रहे होंगे, जो एक दूसरे की सहायता कर रहे होंगे। तो अपने को तो पूछा नहीं है कि डायरेक्ट पूछ रहा है ना इनडायरेक्ट, अपने को तो टोटल पूछा तो सारे के सारे होंगे, ये चीज़ याद रख लेना, इसलिए सारे के सारे स्टेटमेंट इसके सही है।
गुरुत्वीय बल लगता है, भूतापीय ऊर्जा लगती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण सबसे होता है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन की डिमांड वाइड है तो आला आंसर होगा। अब मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे जाके रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, अच्छे से काम कर लेना इस पर। अब देखो यही क्वेश्चन 2023 में आया, आने का मतलब यही था, उसमें भी यही पूछा था कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन है ना, 2023 में आया, 2019 में आया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। देखो राष्ट्रीय विकास परिषद, मैंने फिर बताया, इसका एक ट्रिक मैंने बताया था कि जब परिषद होती है ना, काउंसिल होती है, याद रखना काउंसिल जो भी होती है ना वो एक्ट के तहत बनती है, मतलब वो वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। और काउंसिल का याद रखना कि हमेशा इसके ट्रिक है कि तो इसका प्राइम मिनिस्टर होगा चेयरमैन या मंत्री कोई होगा, परिषद, हाँ, और आयोग का आईएएस का ब्यूरोक्रेट होते हैं। ठीक है, योजना आयोग है। ठीक है, अब ये भी याद रखना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है, तो ये याद रखना, ना तो ये वैधानिक है ना ही संवैधानिक है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये दोनों ही नहीं है। क्षेत्रीय परिषद मैंने फिर बोल दिया एक्ट से बनती है, तो ये वैधानिक है। तो अपने को पूछ रहा है कि कौन कौन सी संवैधानिक नहीं है, तीनों को तीनों नहीं है। ठीक है, तो नया स्टेटमेंट तीनों को तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर बताऊँ, सेम क्वेश्चन 2023 में आया था आपकी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पूछता है। इस क्वेश्चन का मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये क्या मांग थी, इस टाइप के जो वर्ड आते हैं उसका आंसर यही होता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम। एक तो ये चीज़ थी, इसका दूसरा ट्रिक देखो, सिंपल सा लग जाएगा, कोई वो नहीं है। 3 भागा मतलब 3 हिस्से का एक वो दे दो उसको, 3/1/3। किस में ऐसी बात कर रहा है, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना है, यही आंसर है। ठीक है, भूमि का वास्तविक खेती होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, फालतू की बात बोल रहा है। जमींदारी पत्र उन्मूलन तक कृषि दक्षता का अंत कर समस्त ऋणों खरीद करना, ये फालतू की बात है। देखो 3 भागा आंदोलन बोला, तो मैं फिर बता रहा हूँ 1/3 हिस्से की बात कर रहा, तो ये है। ठीक है, तो याद रखना। और एक चीज़ मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ हमेशा याद रखो, क्वेश्चन के जो सेंस है उसे निकलता है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब की बार भी रिपीट हो सकता है। संसद जो होती है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से कभी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि मोदी का सब सपोर्ट करेंगे, जो अपोजिशन वाले कभी करेंगे, नो नेवर। बहुसंख्य राज्य सहमति से ये भी नहीं होगा। और याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों केंद्र सरकार के विषय में आते हैं, केंद्र सरकार के विषय में आते हैं, तो राज्य की कोई जरूरी नहीं है अनुमति। संबंधी राज्य सहमति गलत, बिना किसी राज्य सहमति से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो रहती है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, नॉन क्वेश्चन में डी आंसर, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन 2021 में डायरेक्ट रिपीट हुआ था, डायरेक्ट। यही क्वेश्चन 2011 में भी आया था, और 2011 का ये 13 का क्वेश्चन कर लेते तो 2021 का क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता। मेरा इसी कारण से सोल्व हुआ था, ये सही हुआ था। मैं फिर बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी रहेगी ना, तभी क्वेश्चन सही होंगे आगे जाके। एक एक क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए, एक एक ऑप्शन, और कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लग रही है, तब जाके है ना क्वेश्चन सोल्व होते हैं। मैं फिर बार बता रहा हूँ, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारणों से घास को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। मतलब जैसे ये पूछ रहा है कि जैसे ग्रास लैंड होते हैं जहाँ घास बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि पेड़ है ना ये छोटे ही रह जाते हैं। अब ध्यान से समझना, देखो किसी वृक्ष के लिए क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए उसको। ठीक है, घास क्या अगर कम पानी में हो जाती है तो यहाँ पानी की कमी है, पहली बात। दूसरी बात है पोषक तत्व कम होंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि आग वाग लग जाती है। मैं ठीक है, तीसरा चौथा कारण होता है कि पशुचारण होता है घास के मैदानों में बहुत ज़्यादा। तो इसके कारण क्या होता है, जब घास को जानवर खाते हैं ना तो इन पेड़ों को भी खा जाते हैं, इस कारण से पेड़ जो है आगे नहीं बढ़ पाते। ध्यान से समझना। दूसरी बात है कि इनको सूर्य की सनलाइट अच्छे से नहीं मिल पाती क्योंकि घास के कारण ढके रहते हैं। चौथा कारण ध्यान से समझना कि घास में क्या होता है ना, बहुत पेने पेने होते हैं ये, तो ये रगड़ आराम से इनमें जब टकराव होता है तो इनमें आग लग जाती है। इसलिए देख लेना कि घास के मैदानों में बहुत हमेशा आग लगती रहती है। जंगलों में जो आग लगने का सबसे बड़ा रीज़न होता है घास। इसीलिए है ना, जंगलों में अगर आप
कभी ऑब्जर्व किया होगा तो जंगलों में आग लगने से बचाने के लिए इस घास को हटाया दिया जाता है, यही सबसे बड़ा है कारण। ठीक है, अब देखो कहाँ पे ऐसी बात बोला है, कीटों व काऊ के कारण जो अपने 4 कारण देखे, नहीं सीमित सूर्य के प्रकाश में पोषक तत्वों की कमी के कारण, तो ये भी है, परंतु किस कारणों से घास को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, ये कारण तो है, परंतु ये बोला कि मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी में यही होगा कि 2 ऑप्शन होंगे जो सिमिलर होंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा चुनना उसमें से। जल की सीमा में आग के कारण, ये बात सही है, आग लग जाती है इसलिए पेड़ जल जाते हैं। ठीक है, तो जल की सीमाएं होती है। आगे जाके 2021 वाले क्वेश्चन में इसने ना ऑप्शन बना के दिए है, एक बार मैं 2021 वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम लोगों को ना। सर मुझे ना इसमें ना सी से ज़्यादा परफेक्ट ना बी ही लगता है। तुम्हें पता है तो हवा जल्दी बता रहा हूँ, घास के पत्ते से ना गड़ते हैं, उसे घर्षण से उससे वो हो जाती है। यही तो बड़े पत्ते आग जल्दी पकड़ते हैं या छोटे पत्ते? उससे मतलब नहीं है, परंतु ये जो ज्यादा सूखे रहते हैं ना वो पकड़ते होंगे ना। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बड़े का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसमें बड़े छोटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। देखो इधर देखो, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो डायरेक्ट 2021 में आया था वो। अब 2021 में तो ऐसे थे 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे, डायरेक्ट रिपीट थे, डायरेक्ट मतलब एक लाइन में, देखो ये 11वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, एक लाइन में एक वर्ड भी चेंज नहीं था, डायरेक्ट रिपीट हुए थे डायरेक्ट। उस टाइम ऐसा भी था, लॉकडाउन था तो चीज़ें ऐसी थी। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, सर ये ऐसा ऑप्शन क्यों बनाते हैं यूपीएससी? जल की सीमाओं एवं आग के कारण। अरे छोड़ो, समुद्री घोड़ा 2013 में पढ़े, आया नहीं आया इधर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उसके एक के बारे में अच्छे से देख लो। कौन सा पेपर है सर ये, 23 वाला? 21। ये जो ज्यादातर गलत स्टेटमेंट है इनको ज्यादा ध्यान, हाँ उनको ज़्यादा गलत ध्यान है, उनको पूछता ही है वो। और मैंने देखो कितनी बार बोला था, ब्रुजोम जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, मैंने बोला था नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैंने देखो एनसीईआरटी इंग्लिश ये है ना, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, पहला क्या उस स्टार्टिंग में दिया हुआ है ये। देखो भारत छोड़ो आंदोलन, अब देखो अमरावती स्तूप 2023 में आया, मैं तो 21 से रिपीट कर दिया इसने। देखो ये क्वेश्चन मैं जो बता रहा था उस दिन 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाया था। सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी में 4 नदियों में से 3 नदियाँ, इनमें से किसी एक नदी मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है, सतलुज नदी, याद करो। यही अगला क्वेश्चन देखो, ये नदी पूर्व घाट से निकलती है, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। ये करो 61 क्वेश्चन करो, ध्यान से समझना, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया सारा सोल्व होना चाहिए, करो। देख लो वही सेम क्वेश्चन है, सेम, कोई भी अंतर नहीं है। सी 3 ये 3 स्टेटमेंट ठीक है। देखो बात देखो, मैंने बोला था ना, देखो वही सेम क्वेश्चन है। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं। देख लो यहाँ पे भी यही बात बोल रहा है कि वृक्ष बड़े नहीं होते हैं घास के मैदान, ठीक है, किंतु विशेष क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। देख लो वही सेम क्वेश्चन है,
ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः किया एक अधिक कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता। तो कौन सी वो ऐसी परिस्थिति पूछ रहे, तो याद करो अपने उसका आंसर क्या देखा था। पूजा तुम बोल रही थी ना, देखो उसका आंसर क्या था, सी था, जल की सीमाओं आग के कारण। अब देखो कहाँ कहाँ बोला है, मौसमी वर्षा मतलब पानी की कमी है, ठीक है। दूसरा अग्नि, ठीक है, तो दो तो मिल गया अपने को यहीं से, तो दूसरा चौथा, ठीक। अब देखो चढ़ने वाले, मैंने ये भी बताया था कि जो पशु पक्षी वहाँ चढ़ते हैं वो खा जाते हैं पेड़ों को, तो 2 3 4 याद रखना। सर मुझे ना एक ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा, बलकारी प्राणी क्या होता है? ये दीमक। अरे दीमक ना जानती तुम, जो अपने लकड़ी पे खा लग जाती है, बिलकारी प्राणी। देखो दीमक तो समझ के, बिलकारी प्राणी होते चूहे, ये चूहे जो बिल बना लेते हैं, तो पोली कर देते हैं जमीन को, याद करो, वो जमीन में कुछ होने नहीं देते हैं, फिर बिलकारी प्राणी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ, देखो कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट, थोड़ा सा मतलब अगर आपको क्वेश्चन और रटे हुए हो, मैंने ऐसे ही इस क्वेश्चन को सही किया था, पता ये मुझे याद था 2013 का क्वेश्चन, इसलिए मेरा सही हो गया। 30 में कितने क्वेश्चन ठीक, इसीलिए तो 21 में ज्यादा टॉपर सब रहे हैं हिंदी मीडियम के। मैं फिर बताऊँ, देखो अब ये क्वेश्चन रटने ही पड़ेंगे आपको, एक ही चीज़ क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सही होते हैं, ऐसे नहीं होगा, ये वापिस से भागेगा। इसमें सर एक वो क्वेश्चन और था ना, न्यूनतम जल दक्षता वाला। हाँ वो भी है, मैंने पहले कभी किए नहीं थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो मेरा गलत हुआ, मैंने समझा कि ये ज्यादा मांग रहा है, यही तो गलती तो होती है। गलत हो गया क्वेश्चन। अरे हिंदी वालों में ना सर थोड़ी दिक्कत है कि ये लिख देते हैं जल की सीमाओं, इससे क्या समझेंगे, और आग के कारण तो समझ जाते हैं, अब जल की सीमा इसको थोड़ा सा ना, ये जैसे इंग्लिश में लिखा है लिमिट, वो तो आराम से पता चलता है, उसी तरह हिंदी में कोई वर्ड डालना चाहिए इसको। तो भाई सीमाएं तो बोलेगा और क्या बोलोगे, लिमिटेशन को क्या वो हिंदी अनुवाद होता बताओ। जल की कमी भी लिख सकता था सर वहाँ पे। अब इतना सा तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, चलो ठीक है, वो होता है परंतु करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनके निम्न में कौन सा अनुक्रम सही है। अब देखो एक घटते क्रम में पूछा और पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के बारे में पूछा, ठीक है। और यही क्वेश्चन है ना आगे जाके रिपीट होगा, ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, जैसे 10 दिन में काम करके, ठीक है, वो एक दीवार चुनता है, ठीक है, 10 दिन में काम करके। एक व्यक्ति है जो 5 दिन में करके एक दीवार चुनता है, तो बताओ किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ये मान लो ये भी है, तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। बी की ज़्यादा, 5 दिन में दीवार चुन बी की शेर। तो इतनी देर काहे लग रही है इसमें, ठीक है भाई, कम समय में इसने ज़्यादा काम किया। तो वही सेम यहाँ पे आएगा, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। अब समुंदर होता बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होता समुंदर कंपैरिजन तो इनके, पर समुंदर में सब एक सी बात है, पारितंत्र जो इकोसिस्टम बहुत कम पाया जाता, बहुत कम, ज़्यादा कुछ पाया जाता नहीं है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम। मैंग्रोव क्या होगा, छोटे से होते हैं परंतु ये सारे जो है प्रोडक्टिविटी सारे बड़े रहते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति 5 दिन में पूरा काम कर दिया, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, वैसे ही मैंग्रोव छोटे से होते हैं परंतु इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो मैंग्रोव सबसे ज़्यादा होगा और समुद्र में सबसे कम होगा, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैंग्रोव की सबसे ज़्यादा होती है, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर, याद रखना ये चीज़, ठीक है। आगे देखो, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन है ना 2012 का, जाके देख लेना, उसमें डायरेक्ट ऑप्शन में दिया था, 98 क्वेश्चन में जाके देख लेना, सेम क्वेश्चन है, सेम काउंटर बाउंडिंग वहाँ पे पूछा था। और यही सेम क्वेश्चन फिर आगे जाके 2020 में रिपीट होगा, ठीक है। देखो भू संरक्षण की पूछा है, मतलब मिट्टी को रोक रहा है, परिरेखा बंधन विधि। देखो क्या होता है, जो हिली एरियाज होते हैं ना, हिली एरियाज, तो जैसे मान लो जैसे ये पर्वत है, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे बारिश होती है तो ऐसे बह के चले जाता है, मिट्टी बह के चली जाती है, तो कोई फसल नहीं होगी। तो ये क्या करते हैं, बाउंड्री ऐसे बना देते हैं पत्थरों से, ठीक है, ठीक है। उससे क्या होता है, मिट्टी भी नहीं बह के जाती है, पानी बह के आराम से इधर भी चले जाता है, पानी बहने देते हैं पर मिट्टी को नहीं बहने देते, इसीलिए तो भू संरक्षण की विधि बोल रहे हैं, क्योंकि मिट्टी को नहीं बहने देना है, ठीक है, चाहे पानी तो बहते हुए चला जाए। तो ऐसे हिली एरियाज में ऐसे करके सीढ़ी नुमा खेती भी बोलते हैं इसको, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं,
तो अब देखो कहाँ पे बोला है ऐसा, परवल परवीन किरेगा दिन मरोक्तांग गलत, नदी प्रवाह के सन्निकट बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न संतमितांग गलत, अपर तरण के बढ़ फैलने की समान युक्त गुलम भूमि गलत, डी है। तो ये चीज़ याद रखना कि मेथड ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इज एम्प्लॉयड इन हिली एरियाज, पर्वतों में होता है, ये चीज़ याद रखना। यही क्वेश्चन आगे 2020 में मिलेगा आपको। और वो जो वैसे वाली खेती होती है। हाँ, अगला देखो, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा देने, मैं फिर बता रहा हूँ, पैसा एक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2011 में भी आया, सॉरी 2012 में आया था, 2019 में मिलेगा, 2021 में मिलेगा, 2023 में भी मिलेगा आपको। एक मिनट, किसका कॉल आ रहा है? हेलो, ये कंपनी वाले। चलो ठीक है। तो याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, पैसा एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने कल जो एक पीडीएफ भेजी थी 5th शेड्यूल वाली, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था अब की बार भी 2023 में। ठीक है। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा देने को 1996 में अधिनियमित किया है। निम्न कौन इसके उद्देश्य में अभिज्ञात नहीं है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, पैसा एक्ट क्यों लाया गया। भूरिया समिति थी, उसके तहत लाया गया था। भूरिया समिति की ये रिकमेंडेशन थी कि जहाँ पे मतलब देखो क्या हो रहा था कि ट्राइबल जो रहते हैं, जैसे मान लो कि छत्तीसगढ़ हो गया, या मान लो कि बहुत सारे जो इलाके हैं जहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है कि भाई वो समाज में डेमोक्रेसी को तरीके से परिचित नहीं है चुनाव कराने से, तो वहाँ के उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है उसके लाने के लिए, तो जहाँ पे पंचायत इम्प्लीमेंट नहीं किया गया वहाँ पे पैसा एक्ट लाया गया। मतलब ये पंचायत का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, पंचायत की जगह एक दूसरा तरीका जिसके तहत मतलब पंचायत का और ज़्यादा, इसमें ग्राम सभा को इसमें बहुत ज़्यादा पावर दी गई अदर कंपेरिजन तो ग्राम सभा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो याद रखना कि सेल्फ गवर्नेंस तो होगा ही, ये होता ही है ग्राम पंचायत के पास। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, देखो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव को पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, परंतु गलत पूछ रहे तो अपन पॉजिटिव देख लेंगे, नेगेटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। जनजाति लोगों को शोषण से मुक्त करना, ये भी पॉजिटिव होगा। तो सवाई बात क्या नहीं होगा, जनजाति क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण नहीं होता है। स्वायत्त क्षेत्र याद रखना कि ये 6ठी अनुसूची के द्वारा होता है, ये बना है 5वीं अनुसूची के लिए, इसीलिए ना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वहाँ पे स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। जैसे बोडोलैंड हो गया, वो सब क्या है, स्वायत्त क्षेत्र होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, पैसा एक्ट के तहत वो नहीं दिया जाता, पंचायत का ही एक एक्सटेंडेड रूप है। और मैं फिर बता रहा हूँ, 5वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है सर। नहीं भैया, जनजाति 6ठी अनुसूची से। हाँ, ये जो पैसा जनजाति, हाँ जनजाति एरिया से शेड्यूल ट्राइब एरिया, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब, 5वीं अनुसूची। ठीक है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। और वो सीसेट वाला खोलो, 2011 का मैंने कंपैरिजन करवा दिया था ना, 2012 का बचा था ना। ठीक है, ये रुक जाओ ना, मुझे एक दिन एक किला, मैं 2013 का करा रहा हूँ पहले, वो कंपैरिजन जो 2013 का तुम लोगों ने दिया है ना टेस्ट, तो मैं इसी का पहले करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोग अपनी गलतियाँ पकड़ सको, उसको मैं करवा दूँगा। 2012 वाला पेंडिंग है, हमें पता। ठीक है, इधर आ जाओ। तो ये बताओ, सब लोगों ने, मैंने जैसे बोला था पढ़ के करने के बोला था, सबने पढ़ के किया है? सर पढ़ के तो बहुत कम निकलते हैं आंसर। अरे पर काम ही नहीं करता दिमाग। पढ़ने के लिए तो होता है वो, बिना पढ़े कैसे आंसर निकालोगे रे? जो अपने ट्रिक पता है, मुझे तो जब से आपकी ट्रिक पता चली है ना, मैंने तो उसी से किए हैं और उसी से निकलते हैं फिर। अरे तो मैं पढ़, सर मैं बताऊं? हाँ सर मैंने पहले ना क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद ना उसको पढ़ती थी तो आंसर आ जाता था, बट टाइम ज्यादा लगा, इसलिए मुझे ना 2.5 घंटा टाइम लगा था। अच्छा, कुछ तो छोड़ दिए लास्ट में, कॉम्प्रिहेंशन 2 को। तो मैंने क्या बोला था, देखो पहली बात देखो सुनो, अब देखो तुम लोग है ना अपने आप को स्टिक करो। अब देखो मैं कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है इसे। देखो पहला मेथड जो मैं अपनाता हूँ,
अगर यू हैव टू रिस्क टेक इट, अगर तुम चाहते हो रिस्क ले सकते हो, तो पहला तरीका जैसे मैं जो लेता हूँ, अब देखो मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, डाउट में मत रहना, अगर मेरे पे बिलीव करे तो फिर इसी तरीके से बढ़ना आगे। तो पहला मेथड है कि देखो रीजनिंग और मैथ है ना, मतलब जितना हो सके उतना अच्छा कर लो, ठीक है। मेरा मानना है देखो 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग मैथ्स के, है ना। अगर अपन जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ आराम से काम करोगे तो 40 क्वेश्चन, मान लो 35 क्वेश्चन तो बना ही लोगे, इतना है, आराम से बन जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, 35 क्वेश्चन बन जाएंगे। 15 क्वेश्चन के अपन ओनली रीजनिंग, हाँ ओनली रीजनिंग मैथ से 35 क्वेश्चन बन जाएंगे, इतना मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा कि 35 क्वेश्चन बना लोगे तुम, ठीक है। पहला तरीका ये है ना, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इसमें आराम से तुम लोग दो, जैसे इसमें तो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सुनो। पहले 1 आवर में तुम लोगों को क्या करना है कि रीजनिंग मैथ के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने करो, और इसमें ट्राई करना है कि 30 क्वेश्चनों तक पहुंच जाना। 25 से 30 क्वेश्चन आराम से पहुंच जाओगे, 30 क्वेश्चनों तक पहुंच जाना 1 घंटे में, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है कि हाफ आवर भी नहीं लगता, जो मैं जो ट्रिक सिखा रहा हूँ उससे करने में पैसेज को, अरे इसमें रिस्क लेना, मैं कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं लेता हूँ ना, मान लो 27 पैसेज आते हैं ना, मैं हाँक मोड़ के करता हूँ ना, हाँक मान मतलब समझ रहे हो, जो अपना जो तरीका सीखा, मैं कुछ भी नहीं पैसेज पढ़ता, तभी मेरे आराम से मैंने देखा कि मैं इतने सालों में रिस्क लिया हूँ, 15 से लेकर 18-19 तक मेरे सही निकल जाते हैं, ठीक है। अब मान लो काटोगे तो कितना, मान लो कि आराम से काट पीट के भी 12 से 15 सही निकल जाते हैं। अब मेरा टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 30 मिनट, मेरे को तो 20 मिनट में नहीं लगता है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। तो मान लो कि मैं इधर कर रहा हूँ रीजनिंग मैथ में, मान लो कि मेरे कट पीट के मान लो 30 भी सही हो गए इधर, ठीक है, 30 इधर हो गए, कट पीट के मेरे इधर हो गए, तो 40-45 क्वेश्चन अपने सही हो जाएंगे। ये तो अपना 1.5 घंटे का है। अब उसके बाद में जो हाफ आवर बचेगा, हाफ आवर में क्या करना है अपने को, ठीक है, जो मैंने देखा है, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, जो ये लास्ट का आधा घंटा होता है ना, इसमें दिमाग बहुत तेज़ चलता है। आखिर विश्वास नहीं करोगे, मैंने 2021 वाला अटैम्प्ट ले लो या 22 वाला, ठीक है, या 23 वाला अटैम्प्ट, आखिरी के मिनटों में जाके, मतलब आखिरी 5-10 मिनट में जाके मैंने ना कम से कम 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो इस टाइम में मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आखिरी का जो हाफ आवर है ना, मैथ रीजनिंग के लिए ही रखना, क्योंकि ये पैसेज देखो, पैसेज में तो ऐसा नहीं कि कोई परम ज्ञान हो जाएगा, पर मैथ में क्या होता है ना, लॉजिक लगता है, और वो आखिरी में अपना दिमाग है ना, जैसे मान लो स्टार्टिंग में क्या करना कि सारे के मैथ रीजनिंग वाले क्वेश्चन पढ़ लेना, जो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वैसे करते जाना। तो उसमें क्या होना कि कुछ क्वेश्चनों पे जब मेहनत करके आप छोड़ के आ जाओगे, तो वो जब सेकंड हाफ में करते हो ना, तो क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि लॉजिक लग जाता है। मैंने देखा कि जैसे आपकी बात जो क्वेश्चन आया था ना प्राइम नंबर वाला, मुझे आखिरी सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में पेपर, मतलब आंसर कॉपी चेक लेना शुरू कर दिया था, मेरा आंसर उस टाइम मुझे लॉजिक लग गया, फट से मैंने आंसर डी मारा, गोला भर दिया। तो ये आखिरी का आधा घंटा मैं फिर बता रहा हूँ यही अपनाना, कि आधा घंटे में जो रीजनिंग मैथ जो बच्चे क्वेश्चन वो करोगे, और स्टार्टिंग का फर्स्ट आवर करोगे, और ये बीच में जो है ये काम करना है। अगर इस मेथड में बिलीव करोगे तभी ये चीज़ अपनाना है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा आपकी बार करेक्टिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी आपकी बात, जैसे मैं आपकी बात 2023 वाले में सीसेट में एक आध क्वेश्चन से फेल हो रहा हूँ, ठीक है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर रहेगा मेरा, ठीक है, 1 या 2 ही क्वेश्चन रहेगा आपकी बात, चक्कर है ना, उसका मैं समझ रहा हूँ कि क्या गलती हुई है मेरे से। तो आपकी बार मैं थोड़ा वो जो रिफॉर्म करना चाह रहा हूँ, मैं तुम लोगों से अपेक्षा कर रहा हूँ, तुम लोगों को क्या करना है। देखो मैं आपकी बात जो रहा कि आपकी बार जो कंपैरिजन रहा, जैसे मान लो 27 कंपैरिजन आए थे, तो उसमें ऐसा था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चनों में अटक जा रहा था, कि 2 ऑप्शन में मैं चूज़ नहीं कर पा रहा था। मोस्टली जो मेरे गलत हुए हैं, लगभग मेरे 10 या 11 गलत हुए हैं ना, तो वो मेरे वही क्वेश्चन गलत हुए जिसमें 2 ऑप्शन छाड़ दिया था, और 2 में से मान लो कि ये सही था, मैंने ये मार के आ गया। अभी चीज़ को समझना है, इसको कैसे रिड्यूस करना है। तो मैंने जब आपकी बार आके देखा, तो मैंने चीज़ सोचा हूँ कि आपके क्या करना चाहिए, कि ये वाला जो नया मेथड है इसमें क्या करना है, आपकी बार क्या करना है तुम लोगों को ना, इसीलिए मैं तुम लोगों को पढ़ने की आदत बोल रहा हूँ कि क्या करना है। सबसे पहला तरीका अपने पास जो मेरा जो तरीका वही अपनाना है, ठीक है, सिंपल सी मेथड है, वही तरीका अपनाना, कोई कुछ नहीं। परंतु जहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो एलिमिनेशन से आंसर पहुँच जाओगे, ठीक है, मान लो सी पहुँच गए, डी पहुँच गए, मान लो कुछ ऑप्शन जिसमें 2 में अटक रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ यही तरीका अपनाना है। जिसमें 2 में अटक रहे हो ना, तो उसमें जाके पैसेज पढ़ लेना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो समझ में आया किस, जिसमें 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं, 2 ऑप्शन में फंस जाओ, उसी में ही पैसेज पढ़ना है, बाकी में कुछ भी जरूरत नहीं। टाइम भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, दूसरी बात एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, अब की बार है ना 25 सही करके आऊँगा मैं। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को अगर सही करना है
तो यही कॉन्सेप्ट अपनाना है। सबसे फर्स्ट मेथड अपने को क्या करना है कि रिड्यूस मेथड करना है। रिड्यूस मेथड के तहत क्या है, जितने ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सको उतना एलिमिनेट करो। फिर नहीं कर पाएंगे उनको लिए पढ़ेंगे अपन। मैं फिर बता रहा हूँ, इधर आप 30 मिनट की जो मैंने टाइम दिया है, जैसे मैं बता रहा हूँ, बिना पढ़े करोगे ना 20 मिनट में हो जाते हैं, मैंने किए हैं। परंतु आप 30 मिनट से चाहे 40 मिनट ले लेना, परंतु मैं फिर बता रहा हूँ जो मेथड मैं बोल रहा हूँ वो अपनाना। जिन ऑप्शन में पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है और उसमें सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे, अब जैसे मैं अब जो जितने भी सारे आगे पैसेज करवाऊँगा वो ऐसे ही इस मेथड से करवाऊँगा। इसीलिए मैं बोला थोड़ा पढ़ के करो, मतलब पढ़ के नहीं करना है, मतलब कैसे करना है, मतलब समझ में आ गया ना। 2014 को जब आप सीसेट पेपर का टेस्ट दोगे इस बार, ठीक है, इस सैटरडे संडे जब भी दोगे आप, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लो डायरेक्ट पढ़ा, क्यों डायरेक्ट ये पढ़ना, ठीक है। डायरेक्ट मान लो आंसर आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। नहीं आ रहा है, 2 ऑप्शन में अटक रहे हो, तो उसमें कैसे अपनाना वो तरीका सीख लो। अरे अब भूल जाओ वो तरीका, समझ में तो आ गया ना, पढ़ के तो नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, तुम्हें पता है ये 27 पैसेज करने में लोगों 2 घंटे चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, 2 घंटे चले जाते हैं। और उसमें मैं लिख के दे रहा हूँ 27 में जो पढ़ के भी आते हैं ना, गारंटी साथ बता रहा हूँ 15 से ज़्यादा सही नहीं होते, 15-20 मोस्ट मैक्सिमम। और बात है ना कि 2 घंटे पे पास तो ऐसे भी नहीं हो पाओगे, तो अपने को वही चीज़ 40 मिनट में करनी है, ठीक है। अरे एक्यूरेसी भी इतनी लानी है, 20-25 तक। मैं फिर बता रहा हूँ 22 से लेकर 25 के बीच में सही होने ही चाहिए यार। मैं जो बता रहा हूँ उससे होंगे 100% मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना कैसे करना है। उपयुक्त परिच्छेद में यथा उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के दृष्टिकोण के सर्वाधिक निकट है। अब देखो सिंपल सी बात है, अपन इस पैसेज को नहीं जानते हैं अभी, भूल जाओ, पर अपन डेमोक्रेसी को अच्छे खासे तरीके से जानते हैं, ठीक है। पॉलिटी में कितनी बार पढ़ोगे आप डेमोक्रेसी क्या होती है, सब कुछ। तो अब देखो यहाँ पे बोल दिया कि सर्वाधिक निकट होता है, मतलब अपने को ऐसा नहीं कि वाइड इसका डेफिनेशन नहीं लेना, एकदम जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो लेना अपने को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो ऑप्शन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, लोकतंत्र का विषय इसे गैर पश्चिमी देशों के लिए अन्य देशीय पश्चिमी अवधारणा के रूप में चित्रित करने की इच्छा के कारण संभवपूर्ण है। ये खुद ही ऑलरेडी डाउटेबल है, ठीक है। तो ये क्या ही डेफिनेशन देगा, मतलब खुद सोचो। अपने को एग्जैक्ट आंसर कोई बोल आपसे, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा 1+2 कितना होता है, आप बोलोगी नहीं मैं डाउट में हूँ, शायद आई थिंक 2 या 2.5 या 2.9 या 3। तो अगर आप ऐसे आंसर दे रहे हो तो समझ बात आप खुद ही श्योर नहीं हो, गलत आंसर है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अब जो जीएस में जो सारी ट्रिक लगती है ना वो सारी सीसेट में लगती है, वहाँ पे वे एक्सट्रीम वर्ड छाटते हैं, पॉसिबल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। अगला देखो, लोकतंत्र के अधिरोपण की भाषा अनुपयुक्त है। यहाँ पे देखो नेगेटिव पर भाषा बोल रहा है, ये भी पॉजिटिव तरीके से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, यह भी नेगेटिव है, ठीक। भाषा अनुपयुक्त है, तथापि इस अवधारणा को पर गैर पश्चिमी समाज के अपने तौर तरीकों के सांस्कृतिक पृष्ठपट पर विचार करने की आवश्यकता है। इसमें कोई बोल रहा है, कहीं पे भी अपने को कंफर्म डेफिनेशन नहीं बोल रहा कि जहाँ पे लोकतंत्र की अपने अच्छे से कुछ समझने को मिले। अगला देखो, यद्यपि, अब देखो यहीं पे पॉसिबल स्टेटमेंट इसने बोलना शुरू कर दिया, लोकतंत्र अनन्य रूप से पश्चिम से जुड़ा मूलतः पश्चिमी विचार नहीं है। अगर ये देखो मूलतः वर्ड बोल देता या नहीं हटा देता तो गलत हो जाता। याद करो अब क्या मैंने वो आज के वो पेपर में ट्रिक बताया था, ठीक है। तो ये पॉसिबल स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। ध्यान से, यद्यपि लोकतंत्र अन्य रूप से पश्चिम से जुड़ा मूलतः पश्चिमी विचार नहीं है, फिर भी प्रचलित लोकतांत्रिक प्रथाओं की संस्थागत संरचना उन्हीं का ही योगदान है। एकदम पॉसिबल स्टेटमेंट बोल रहा है, एकदम जनरल स्टेटमेंट बोल रहा है। अरे एक बात सही बात बोला कि ऐसा नहीं डेमोक्रेसी उन्हीं का ही है, परंतु जो आज प्रेजेंट में आप देख रहे हो लोकसभा, ये सब संस्थाएं जो देख रहे हो उन्हीं की देन है। ये बात तो सही भी है, अपन भी जानते हैं, ये बात तो सही है, सही आंसर है। अब इसमें अपने को कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पे कोई डाउट नहीं हुआ कि 2 ऑप्शन जहाँ पे डाउट हो जाए अपने को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब देखो मैं फिर एक चीज़ याद रखना कि जब भी किसी पैसेज में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन जरूर, जो ये जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन जरूर अच्छे से लेना, क्योंकि वो अगले वाले में हेल्प करता है, ठीक है। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में धारणाएं बनाई गई है। धारणाएं क्या होता है, अजम्पशन होता है कि आपने, मतलब ये जब परिच्छेद आप ये जब ये स्टेटमेंट पढ़ोगे इससे पहले क्या धारणाएं बनाई गई थी, ठीक है। ध्यान से समझ रहे हैं। अनेक गैर पश्चिमी देश लोकतंत्र लाने में असफल रहे हैं, ठीक है भाई, क्योंकि वे लोकतंत्र को पश्चिम का विशिष्ट सांस्कृतिक उत्पाद होने के रूप में देखते हैं। अरे आप ये खुद ही सोचो ना कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ के जो लोगों के लिए फिट नहीं था, ठीक है। और विशिष्ट सांस्कृतिक उत्पाद समझते ये बहुत गलत बात है। और अनेक देश मतलब कितने,
अगर मान लो कि अजम्पशन बनाया गया होगा तो भाई कुछ हो सकता है ना, तो कम बत्ती हो, कुछ हो। Many of the non-Western countries are unable to have democracy because they take a democracy to be a specialized culture product to the West. अरे भाई ये कुछ ज़रूरी नहीं है, यही रीज़न नहीं है, और बहुत सारे रीज़न होते हैं कि भाई उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है वहाँ पे, इसलिए वो डेमोक्रेसी को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही एक कारण नहीं है, स्पेसिफाई कारण बोल दिया है, ये गलत है। पश्चिमी देश हमेशा, ये वर्ड पकड़ो, हमेशा गैर पश्चिमी देशों पर लोकतंत्र अधिरोपित करने का प्रयास करते हैं, हमेशा करते हैं। एक्सट्रीम वर्ड हो गया, गलत हो गया, दोनों ऑप्शन गलत है। अब देखो अपने एक तो इस तरीके से किया, अब देखो मैं फिर बताऊं, देखो जैसे अपन इसको पढ़ने का थोड़ा प्रयास करते हैं, क्या अपने को समझ में आता है? अब ध्यान से समझना। हाल के वर्षों में लोकतंत्र के विषयों को लेकर उसके आसपास जिस प्रकार से शब्दाबंडा प्रयुक्त हुए हैं, उसके फलस्वरूप यह विषय अत्यंत संभवपूर्ण हो गया है। मैंने जो काम बोला था ना, मैं फिर बताऊँ, अभी ये काम कर लो, चलो ठीक है, तुम एग्जाम में चाहे ऐसे सोल्व कर लेना, पर अभी पढ़ो इन पैसेज को। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत गलत कर रहे हो। पढ़ के इनका आंसर खोजने का प्रयास करो, क्योंकि एग्जाम में काम आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों से ज़बरदस्ती करवा रहा हूँ, और तुम लोग मुझे पता नहीं करते हो, मैंने गलत बात है। देखो अब देखना, गैर पश्चिमी विश्व देशों पर लोकतंत्र अधिरोपित करने के समर्थक वस्तुतः इन देशों के सवित में ही है, और ऐसे अधिरोपण के विरोधी उन देशों के अपने तौर तरीकों के समाधान होने के कारण के बीच एक बढ़ता हुआ विचित्र रूप से भ्रांत विभाजन बन गया। मतलब ये सब ऐसी बात है, जो डेमोक्रेसी सपोर्ट है, जो नहीं करते हैं, उनके बीच में गैप बढ़ता ही जा रहा है। किंतु इन दोनों ही पक्षों द्वारा प्रयुक्त अधिरोपण की पूरी भाषा असाधारण रूप से असंगत है। मतलब जो भी ये डेमोक्रेसी दोनों ये भाषा देते हैं, दोनों की अस्पष्ट है, क्योंकि इनसे अस्पष्ट धारणा बनती है कि लोकतंत्र अन्य रूप से पश्चिमी देशों से संबंध रखता है। ये मानते हो कि यह सर्वोत्कृष्ट पश्चिमी विचार है जो केवल पश्चिम में जन्मा और फल फूला है। अब देखो यहीं पे बोल दिया है, ये पहला जो क्वेश्चन का आंसर अपने को यहीं से मिल रहा है। ये भाई जो ये मतलब ये क्या है कि जो मान लो कि दोनों के दोनों जो बोल रहे हैं, ठीक है, जो मान लो डेमोक्रेसी नहीं मानते हैं, जो डेमोक्रेसी मानते हैं, तो ये बोले कि भाई हमारा विचार है, ये बोलते हैं कि इनका विचार नहीं है। ये बहुत गलत, दोनों की गलत बात है। इसीलिए तो देखो ना, इसका आंसर क्यों आया, यद्यपि लोकतंत्र अन्य रूप से पश्चिम से जुड़ा, परंतु मूल्य तो पश्चिमी विचार नहीं है। अब देखो ये इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको। किंतु इस अभिधारणा को और इससे विश्व में लोकतांत्रिक प्रथा का संभावना के बारे में जनित निराशावाद को औचित्यपूर्ण ठहराना बहुत कठिन होगा, क्योंकि प्राचीन भारत में स्थानीय लोकतंत्र के अनेक प्रयोग किए गए। अब देख लो यहीं पे सचमुच विश्व में लोकतंत्र की जड़ें को समझने के लिए हमें विश्व के विभिन्न भागों में हुई जन सहभागिता और लोक विवेचन के इतिहास में रुचि लेनी होगी। यूरोपीय और अमेरिकी क्रम विकास के आधार पर हमें लोकतंत्र के विचार परण देखना होगा। यदि हम लोकतंत्र के पश्चिम का एक प्रकार का विशेषीकृत सांस्कृतिक उत्पाद मान ले, तो अरस्तु ने दूरगामी अंतर्दृष्टि के साथ सहभागी जीवन की जिन व्यापक मांगों के विषय में बात की, तो उन्हें समझने में हम असफल हो जाएंगे। इसीलिए अब देखो ये वाला आंसर ये इसीलिए ही गलत हुआ है कि सांस्कृतिक उत्पाद नहीं है उनका। आगे देखो, वास्तव में संदेह पर नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक समकालीन प्रथा का संस्थागत ढांचा अधिकांश रूप से यूरोप और अमेरिका गत कुछ शताब्दियों को अनुभव देना है। देखो याद रखो, यहीं पे यही दिया है, पर समझ रहे हो आंसर आपको नहीं मिलेगा, पूरा पैसेज ही पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ के करोगे तो नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। देखो इसी को पढ़ने के लिए आपको यही पढ़ना पड़ा, फिर उसके बाद में यहाँ आपको अगला आंसर मिल रहा है। यही तो बता रहा हूँ, उसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी कोई जरूरी नहीं आप सही कर पाओगे। इसे पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्थानिक स्वरूपों में यह विकास अत्यधिक नवपरिवर्तनशील और अत्यंत प्रभावी है। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता कि यहाँ एक प्रमुख पश्चिमी उपलब्धि है। तो समझ में आ रहा है, मतलब ये है कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो पैसेज पढ़ के सोल्व करना एग्जाम में तो मूर्खता है, मैं साफ बता रहा हूँ, परंतु कहीं ना कहीं अपने को कहाँ जहाँ हल्की सी जरूरत पड़ेगी वहाँ यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अपन डायरेक्ट वो उस मेथड से करेंगे, पर अभी मैं फिर बता रहा हूँ पढ़ने की आदत डालो। अगला देखो, परिच्छेद के अनुसार निम्न में कौन कौन से अच्छे निगमित अभिशासन के व्यवहार होने चाहिए। अब देखो ध्यान समझना, पॉजिटिव चीज़ है। अच्छे निगमित अभिशासन की बात तो बोला है, गुड इंग्लिश में पढ़ लो, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कंपनियों को हमेशा देश के श्रम कर कानून का अनुपालन करना चाहिए। बात तो सही बात है, पॉजिटिव है। अब देखो इसको हमेशा को एक्सट्रीम मत मानो, यहाँ पे ये डिजायरेबल स्टेटमेंट है। भाई क्या तुम्हें क्या लगता है कि जैसे कंपनी शुड ऑलवेज कंप्लाई विद लेबर, सोचो कि यहाँ एक दिन हम सैलरी नहीं देंगे, हम हमेशा कानून का पालन नहीं करेंगे, इसमें तो करना ही पड़ेगा ना, दैट्स द नेसेसरी कंडीशन। और एक चीज़ यार हमेशा ना ये चीज़ याद रखो कि नेसेसरी कंडीशन ऑलवेज नेसेसरी कंडीशन, उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते, तो ये तो करना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये गया ऑप्शन। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हो सकता है कि यूपीएससी अब की बार इनमें भी थोड़ा करे, तो ऐसे तो परिचित हो ही चुके हो, टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, कर सकता है, उसका क्या ही भरोसा है, ठीक है। देश की प्रत्येक कंपनी
के बोर्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र निदेशक में से एक सरकारी प्रतिनिधि होना चाहिए प्रत्येक कंपनी में। गलत बात। दूसरी बात याद रखना कि सरकारी प्रतिनिधि होगी तो लाल फीताशाही इनको बढ़ावा देगा। ये बहुत गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये सही चीज़ नहीं है। कंपनी के प्रबंधक को अपनी व्यक्तिगत निधियों को कंपनी में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। ये स्टेट याद रखना, इस टाइप के वर्ड जीएस में गलत होते हैं, हमेशा गलत होना चाहिए। ये हमेशा गलत होता है, कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। जैसे थर्ड काटोगे आंसर आ जाएगा पहला, ठीक है। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, डायरेक्ट हो गया। अब देखो अगला, अच्छे निगमित अभिशासन के प्रमुख लाभ क्या होते हैं। अब आप खुद ही सोचो ना कि अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगा तो क्या होगा, तो पॉजिटिव चीज़ें होगी। तो पॉजिटिव इस क्वेश्चन के थीम में ध्यान से समझना। अच्छा निगमित अभिशासन कंपनी के शेयर्स की कीमत में वृद्धि कर देता है, ये बात तो सही है। अगर गुड गवर्नेंस रहोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, आपकी सोशल वैल्यू बढ़ती है, सोशल वैल्यू से ऑटोमेटिक आपका जो ग्रोथ होगा। तो ये तो गया। अब देखो ना, एक और चीज़ में मतलब जिनका टाइम ज़्यादा लगता है मैं उनको एक चीज़ सिखा रहा हूँ। जब भी इस टाइप का ऑप्शन वाला मेथड आए ना, इसमें देखो कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन है, पहला और थर्ड कॉमन है। पहले कभी ट्राई करो कि इनको ही पढ़ो, पहले को पढ़ो। जहाँ मोस्टली तो वो ऐसा करता है ना कि तो पहला गलत दे देगा, तो कभी ट्राई करो पहले दूसरा मत पढ़ा करो, पहला और तीसरा पढ़ो, ठीक है। अगर इनमें से एक भी गलत होगी ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, बात ये है, इसलिए टाइम बचता है उससे। अब देखो अगला, अच्छा निगमित अभिशासन विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कंपनी खरीदने में निर्णय लेने के हेतु प्रमुख मानदंड है। अरे भाई उसी से सेल ही होता है, बहुत सारी उसका प्रोडक्टिविटी कितनी जा रही है, ठीक है। और कंपनी खरीदने में नहीं, याद रखना संस्थागत निवेशक होता है, याद रखना। यही देखो जीएस का नॉलेज काम आता है यहाँ पे। एफआईआई याद रखना, एफआईआई कंपनी नहीं खरीदते हैं, वो एफडीआई होता है। और एफआईआई हमेशा है ना निवेश करते हैं, ना कि कंपनी खरीदते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट पता होता डायरेक्ट जीएस में भी मैं करवा चुका हूँ, ये काटो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी इस टाइप का ऑप्शन हो तो इसमें ऐसे दिमाग लगाया करो, टाइम बचेगा। अच्छा निगमित अभिशासन युक्त कंपनी हमेशा अपने व्यवसाय आउट में तेजी से वृद्धि करती है, तो गलत बात है ना। अगर ऐसे होता तो क्या पता नहीं कहाँ से कंपनियाँ कहाँ पहुँच जाती, ये तो गलत बात है, ठीक। आगे देखो, अब देखो परिच्छेद के अनुसार बच्चों में कुपोषण कैसे घटाया जा सकता है। सिंपल सी बात पूछ रहा है भाई, क्या सॉल्यूशन पूछ रहा है अपने से। भाई कुपोषण बच्चों में मोटापा कम करने का कैसा क्या है। कुपोषण मोटापा नहीं होता है, एक मोटापा वाला कुपोषण होता है, एक पतला वाला कुपोषण होता है, दोनों को माइंड में रखना है। यदि बच्चे भोजन को नियमित खुराक ग्रहण करें, भाई भोजन के तो भाई डेली वो चावल खा रहा है तो उससे भी कुपोषण हो जाएगा। भाई उसको चाहिए मल्टीग्रेन वाला, समझे, तो उसमें पोषण युक्त भोजन चाहिए, ना कि भोजन ही नहीं चाहिए उसको, तो ये तो गलत बात है। दूसरी बात, एक चीज देख रहे हो इसमें यदि बच्चे भोजन की नियमित खुराक ग्रहण करे, अरे करे, हो सकता हो छोटा हो, 1 साल का बच्चा हो, उसको तो खिलाने की जरूरत पड़ेगी ना, ये चीज समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करे तो मतलब कि भाई छोटा बच्चा कितना, छोटा बच्चा मोस्टली अपन 1 साल का भी ले सकते हैं, कोई एज तो अपने को दिया नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। जब ये 5 वर्ष की आयु पूरी कर ले, ये गलत बात है, तब तक कुपोषण मरीज होगा ये फालतू की स्टेटमेंट है, कोई मतलब नहीं। ये पढ़ो, यदि छोटे बच्चों को भोजन की कराने की जिम्मेदारी वयस्कों को दे दी जाए। अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, वयस्कों को देने से, मैं फिर बता रहा हूँ, भोजन की बात नहीं है, बात है कि पौष्टिक भोजन, पोषण युक्त भोजन, उसकी बात है। रोटी तो बच्चों को सभी खिलाते हैं, फिर भी कुपोषण का शिकार है ना। अब देखो, यदि छोटे बच्चों की खाद्य आवश्यकताएं ज्ञात हो, ये बात सही है, तब कुपोषण को घटाया जा सकता है। आप सोचो ना भाई उनको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अब देखो इसमें बोल दिया है आवश्यकता है, तो ये आंसर सही है। और याद रखना आर्टिकल 47 राष्ट्रीय कुपोषण की उसी की बात करता है, पोषण मिशन उसी के तहत चलाया गया है, ठीक है। अब देखो अगला, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको आंसर को हमेशा माइंड में रखा करो। लेखक के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी नहीं है, बल्कि ये तथ्य। अब यहाँ पे अपने को क्या पता लग रहा था कि आवश्यकताएं ज्ञात नहीं है। लोग जैसे मान लो कि पैसे वालों के, उनको आवश्यकता है, पता नहीं बच्चे को कौन सा फूड देना चाहिए, तो उसके कारण भी तो लोग वो रहते हैं, कुपोषित रहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो सही है। छोटे बच्चों की देखरेख करना कामकाजी माताओं की प्राथमिकता ही नहीं होती है, या क्या बात कर रहे हो, महिलाओं पे आरोप लगा रहे हो, तो बहुत गलत बात है। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, जहाँ नोट लगा रहा हूँ इजीली क्वेश्चन स्टेटमेंट को गलत बनाता है, गलत बात है, नेगेटिव स्टेटमेंट है।
लोक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पोषण संबंधी जरूरतों की जानकारी प्रचार नहीं किया जाता। ये बात सही है। देखो यही तो है, आवश्यकता है कौन बताएगा, क्योंकि देखो यार बहुत इंडिया में बहुत सारे माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको कैसे पता कि कौन सी विटामिन है क्या है। तो ये किसके काम है, ये अधिकारियों का तो काम होता है। यही तो बनना, IAS बन के क्या करना चाहिए, यही तो करना चाहिए। अवेयरनेस का काम नहीं करोगे तो क्या ही मतलब है जनता में, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक लॉजिकली, मतलब मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये तभी आएगा जब बार बार इन पैसेजों को तुम करोगे, ऐसे नहीं आएगा। आगे देखो, कृषि में जोखिम घटाने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि, अब सोचो एग्रीकल्चर में क्या जोखिम होते हैं। सोचो कि कभी बाढ़ आ जाती है, ठीक है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो ये है। तो इसको अब पॉलिसी के क्या स्तर पे होना चाहिए कि मतलब ब्यूरोक्रेट को ऐसी कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी आवश्यकता है। कृषक जोखिम उठाने की नितांत अनुचित होती है, तो एकदम नेगेटिव बात बोल दी। किसानों को बोल दोगे ना कि तुम लोग मतलब उनको बोलो कि तुम लोग इसीलिए बर्बाद होते हो क्योंकि तुम लोगों को कोई इंटरेस्ट होता नहीं, तो वो बोलेगा कि अच्छा हम मेहनत नहीं करते, ठीक है। तो फालतू की बात बोल दी यार, कोई मतलब नहीं। नेगेटिव स्टेटमेंट तो ऐसे उठा देना, ठीक है। अगला देखो, कृषक ये नहीं जानते कि जोखिम को किस तरह प्रकार घटाया जाता है। भाई सब अच्छे तरीके से जानते हैं, जाके उनको देखो। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जब किसान खेती करते हैं ना, तो जब क्या होता है उनको भी पता होता है भाई खेती होते मतलब बरसात आ जाती है, तो तुम्हें पता वो क्या करते हैं। जैसे मान लो को डंडल काटे, इसलिए सरसों को डंडल काट के वहीं पे उसको सरसों को सुखा देते हैं। वो सब जानते हैं भाई, क्योंकि नीचे मिट्टी में रहेगी तो सरसों उग जाती है, तो डंडलों पे उनको रख देते हैं। तो बहुत तरीके अपनाते हैं, क्या बात करें। जब है ना, जब ये सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो वो मेड़ के चारों तरफ है ना वो जला देते हैं ताकि वो उसका टेम्परेचर मैनेज रखें। तो ये तो बहुत नेगेटिव बात होगी ना कि कुछ जानते ही नहीं हो ठीक है। बहुसंख्यक कृषक वर्षा संचित कृषि पर निर्भर है। अरे भाई ये बात नहीं पूछ रहा भाई, बात बोला कि कैसे पॉलिसी का हस्तक्षेप होना चाहिए। तो अरे ये सारे फालतू की बात बोल रहा भाई। कैसे सरकार पॉलिसी बना के उन लोगों की हेल्प कर सकती है। कृषकों द्वारा अपनाए गए तरीकों जोखिम में सहभागिता करने वाली वर्तमान संस्थाएं पर्याप्त नहीं है, इसीलिए आवश्यकता है कि भाई नीतिगत हस्तक्षेप हो। ये बात सही है कि, अरे ये बात सही भी है ना, बहुत सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट काम नहीं कर रही किसानों के लिए कि कम समय में कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। क्या बहुत सारे, जैसे आजकल जहाँ रिसर्च होती है ना, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जाओगे आप, तो वहाँ पे जैसे मान लो कि देखो, मैं ध्यान से समझना, जैसे गेहूं की फसल अक्टूबर नवंबर के समथिंग बोई जाती है ना, ठीक है, ध्यान से समझना। दिक्कत क्या होती है, उसको मार्च के महीने में कटती है वो, और मोस्टली मार्च के महीने में क्या होता है, गर्मी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो गर्मी उस टाइम ऐसा होता है कि लो प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होता है तो बरसात होती है, और ये हमेशा से रहा है फिनोमेना। तो ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है ना, इनकी ये जिम्मेदारी है कि अपन ऐसा कुछ फिनोमेना अपनाए कि ठीक है, अपन अक्टूबर नवंबर में बोए इस फसल को, ठीक है, और फरवरी के एंडिंग तक इसको काट ले, ताकि कम समय अवधि किया जाए। तो ये कैसा करना पड़ेगा, जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च करे, इन पर डेवलपमेंट करे, तो कुछ ऐसा करे, तो उससे चीज़ें कम हो सकती है ना। दूसरी बात, जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो उसमें कुछ ऐसा फिनोमेना डाला जाए, जीन डाला जाए। आजकल ऐसी वो आ रही है, तो ये चीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उपयुक्त परिचय निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा उभर कर सामने आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट को गलत बनाया हो। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो इसे एग्जामिनर, आप एग्जामिनर हो, ठीक है, और आपको ये 4 स्टेटमेंट बनाने हैं, ठीक है। अब 4 स्टेटमेंट बनाने, दूसरी बात, आपको ऐसा तो है नहीं कि तीसरी दुनिया से लाने, जो आंसर होगा उसके सटीक आपको ऑप्शन बनाने। तो वो क्या करेगा, उसको सिमिलर बनाने के लिए, अब उसको पता कि भाई आंसर ये है, इससे जस्ट नियर बाय बनाना, तो मुझे कुछ ना कुछ जो स्टेटमेंट होता है उसको चेंज करता है। अब देखो इस ऑप्शन में देखो, एक अकेली ऐसी नीति की पहचान की जा सकती है जो बिना किसी पार्श्व प्रभाव के जोखिम को घटा सके। सोचो एक अकेली ऐसी नीति है जिसके मतलब कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया भाई। समय ये किया रखो भाई, बाढ़ आ रही तो एक अलग सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, सूखा आ रहा तो एक अलग सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। एक पॉलिसी कैसे बना सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, सिमिलर जोखिम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली नीति इसके निराकरण कर सकती है। अप्रत्यक्ष रूप से, अरे भाई अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से कर चाहिए। सरकार की नीतिगत हस्तक्षेप कृषिगत जोखिम को पूर्ण रूप से कम कर सकता। पूर्ण रूप से, ये एक्सट्रीम वर्ड पकड़ो। विशेषतः जोखिम को लेकर कोई ऐसी अकेली नीति नहीं हो सकती जो कृषिगत जोखिम को घटाने तो पर्याप्त। तो ये एकदम सही बात है, ये एकदम पॉसिबल स्टेटमेंट बोल रहा है भाई। एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वन अप्रोच नहीं लागू होती। ये चीज़ हमेशा याद रखो। एग्रीकल्चर इतनी बड़ा सेक्टर है। दूसरी बात, हर एग्रीकल्चर में अलग अलग फसल है, इसमें कैसे आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये बहुत आंसर सही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
9वां क्वेश्चन याद रखना, वो रीजनिंग का है, ठीक है। अब मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इनके जाके आंसर खोजने का प्रयास करना है, एटलीस्ट अभी तो करो। मैं फिर बता रहा हूँ वो हेल्प करेगा, नहीं करोगे तो फिर मैं जो नया तरीका बता रहा हूँ जिसमें तुम लोगों को 22-25 तक सही पहुँचना है, वो तभी पहुँचोगे, नहीं तो नहीं पहुँच पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी। तो ट्राई करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्रैक्टिस कर लो एक बार। इससे क्या होगा, माइंड में छप जाएगा आपको, भाई ऐसे आंसर यहाँ से मिलते हैं, वो उसमें पैसेज में ढूंढना है ना। हाँ, पैसेज में ढूंढना है। ये चीज़ याद रख लो, अभी मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो ये चीज़, नहीं तो फिर फंसोगे बाद में। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो बातें मैं बोलते जा रहा हूँ अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने R&D का बोला, भाई मैथ के क्वेश्चन करते रहो, साथ में पेपर करते रहो, ईमानदारी से नहीं करोगे फंसोगे, मैं फिर बता रहा हूँ। और जो कर रहा हूँ उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसकी रिजल्ट की। जो मैं बोल रहा हूँ करते जा रहा है। कल मैंने जो वीडियो भेजे थे किस ने देखे? किसी ने नहीं देखे? अब देख लो तुम लोगों के क्या हालात है। उसमें देखी है, जो वीडियो भेजी है ना, हाँ, वो देखी है। सारे देख लिए? दो वीडियो है सर, और एक छोटी वीडियो है, 3 वीडियो है। क्या बात कर रहे हो अमित, तुम्हें फोड़ दूंगा मैं। तुमने 3 वीडियो भेजा, उसमें मैंने बताओ, 3 वीडियो है वो। मुझे तो लग रहा है कि मैंने 3। अभी दिखाऊं तुम्हें? अब बताओ अमित। एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, 6 वीडियो, 7 वीडियो, 8, 9, 10 वीडियो। अब बोलो। 10 वीडियो, हाँ सॉरी 10। फोड़ दूंगा तुम लोगों को। ये तो झूठ। मैंने सर पहली वाली वीडियो कंप्लीट की है, सेकंड वाली हाफ की है। भैया इसमें वीडियो को है, वीडियो है, वो जाके देखो अच्छे से। यही है ना टेलीग्राम? अरे इस पे नहीं, PDF वाले ग्रुप में। एक तो ग्रुप आपका। अच्छा, तुम कहाँ सोए रहे? तुम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। ये है क्या? यूनिटी IAS PDF ग्रुप, इम्पोर्टेंट PDF। हाँ है? हाँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब मैंने कल बोला था ना, वो काम कल ही करना चाहिए था ना। ये वाली ना? हाँ, ये पिछली बार मैंने लिया था कोर्स, पर मैंने खुद ने भी नहीं देखा था पूरा वीडियो। अरे वो मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे ज़्यादा कोई नहीं बताएगा, पर फिर भी तुम लोगों को देख लो एक बार। IAS वाली है क्या? कुछ और हो। चलो ठीक है। R&D करवाई है उसने। हाँ, क्वेश्चन बताया है कैसे कैसे हेडलाइन करना है। हाँ वो कुछ ही नहीं, वो बस ठीक है, बस देख लेना एक बार। सचिन 1 घंटे की है क्या? 1 घंटे का नहीं, 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का। बोलो एक दिन में कैसे आदमी 10 देख लेगा? हाँ, तो क्यों नहीं देखेगा? कैसे इसे बोला तुम 8-10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, और नहीं पढ़े तो फिर पीछे तैयारी नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ 8-10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो अब ये चीज़ याद रख लेना। अगर कोई अभी भी 2-3 घंटे पढ़ रहा है तो भूल जाओ UPSC। 8-10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, कि नेसेसरी कंडीशन में फिर बता रहा हूँ। ये आपके 2 घंटे इंक्लूड करने के अलावे? हाँ, अलावा 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा मिनिमम। इनके बाद 8-10 घंटे हो। हाँ, पढ़ना ही पड़ेगा उतना। चलो ठीक है। छोटा जा रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, अभी सर ठंड की वजह से ना सर दिन बहुत छोटा लग रहा है, इस वजह से दिक्कत जा रही है अभी थोड़ी। फिर भी तो 24 घंटा होते हैं ना। चलो ठीक है, बंद करो किसी तरह से। सही बात है ना सर, छोटा हो या बड़ा, पढ़ने वाले के लिए तो उतना ही टाइम है ना। सही बात है, सही बात। चलो ठीक है, पूजा बंद करो शायद। चलो ठीक है, अब आगे देखो। 24वां क्वेश्चन, परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में किसके कारण हाल ही के वर्षों में वित्तीय बाजारों ने भारत सहित अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ा है? तो ऐसे कोई ना कोई रीजन रहे होंगे जो सबको प्रभाव करें। देखो, दुर्बल वैश्विक आर्थिक प्रत्याशिता, ये तो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ रखना। नेगेटिव चीज़ है तो नेगेटिव होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार का अनिश्चितता, ये भी होता ही है। यूरो क्षेत्र में सार्वभौमिक जोखिम के सरोकार होने का, ये भी है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, ये सब सारी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसमें है ना ओड इवन वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये खराब मानसून और फलस्वरूप हानि में बात कर रहा है, ये इवन हो गया तो ये ओड हो गया। मतलब ये इकोनॉमी की बात कर रहा है, ये कहाँ फसल वसल ला दिया तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 3 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। ऐसे तो चाहोगे तो इसका जाके देख भी सकते हो, वित्तीय बाजार, ये साफ आ जाएगा यहाँ पे, कहीं पे भी वो उसकी बात नहीं बोला है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
ओड इवन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। मैं फिर बार बता रहा हूँ कि एक चीज़ याद रखना। दूसरी है ना, यहाँ पे दिया भी है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार की बात कर रहा है तो वित्तीय बाजार में ये क्या कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ऐसे कट जाएगा। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित प्रमुखता है किसके कारण भारतीय वित्तीय बाजार विश्वव्यापी परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं। ध्यान से देखना, प्रमुखता कारण पूछा, विदेशों से प्रेषित राशि के बड़े अंतर प्रवाह के कारण। ये तो पॉजिटिव चीज़ है। अरे नेगेटिव पूछ रहा है, विदेशी मुद्रा रिजर्व में अत्यधिक वृद्धि कारण, तो ये भी पॉजिटिव बात है। इससे चलिए तो उल्टा फायदा है। बड़े विश्व अंतर संबंधों और भारतीय वित्तीय बाजारों के एकीकरण के कारण, यही तो सबसे बड़ा कारण है कि जो पूरे विश्व को परेशान करेगा। ठीक है, और जो पूरे विश्व को परेशान करे तो भारत को परेशान करेगा, क्योंकि भारत का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी से अपन जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है कि जो है कि भारत को इम्पैक्ट करता है। और जब सोचा अपन क्लोज इकोनॉमी, तो कोई मतलब ही नहीं था देश विदेश में क्या हो रहा है। अपन तो आज जब बहुत जगह से अपने तार जुड़े हुए हैं, तो एक भी तार होगा प्रभावित तो सबाई सी बात है, सारे प्रभावित होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। ग्रीस की घोर ऋणी समस्या कारण, ये नहीं, ये प्रमुख कारण पूछ रहा है। ठीक है, तो वो एक लिंकेज होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। और भारतीय वित्तीय बाजारों का एकीकरण होगा। ठीक है, भारतीय वित्तीय बाजार कहाँ पे बोला है, भारतीय वित्तीय बाजार इसी ऑप्शन में बोल रहा है। रीजन पूछा है तो एकीकरण के कारण। ठीक है, अच्छा भी एक चीज और भी, क्वेश्चन के पकड़ने के ऊपर भी दे देता है ऐसा कुछ, जो आंसर में भी होता है ना, तो वो तो होता ही है। ठीक है, अब अगला देखो, परिच्छेद के अनुसार भारतीय वित्तीय तंत्र में पूर्ण वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की तनाव झेलने की क्षमता महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय वित्तीय तंत्र, ठीक, अब ध्यान से समझना, भारतीय वित्तीय तंत्र की बात बोल रहा है। देखो, सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं तो गलत बात है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। बैंकों के साथ कम एकीकरण करते, ये नेगेटिव बात है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होता है, नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि भारतीय वित्तीय तंत्र में बैंकों का प्रभुत्व है, ये चीज़ याद रखना। नियंत्रित नकारात्मक वर्ड है, कंट्रोलिंग वर्ड ही बोला हुआ इंग्लिश में, ये गलत है, याद रखना। रेगुलेट, दैट द गुड वर्ड। देखो, जैसे आप टुट्टी होती है ना, उसके पानी को आपको कम बत्ती करना, वो रेगुलेशन बोला जाता है, वो अच्छा है। कंट्रोल करने का मतलब तानाशाही, दैट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट, ये चीज़ याद रख लेना। डोमिनेटेड बाय बैंकों का प्रभुत्व होता है, इसीलिए भारतीय वित्तीय तंत्र चलाव देने की क्षमता अच्छी है, क्योंकि ये चीज़ याद रखना, क्योंकि भारतीय वित्तीय तंत्र कैसे बैंकों का प्रभुत्व है, क्योंकि जितनी अब एक चीज़ याद रखना कि अगर मान लो कि भारत में बैंकों का प्रभुत्व ना हो, तो स्वाभाविक की बात है, छोटा सा भी कुछ चेंजेस होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब मैं फिर बता दूँ, ये अच्छा पैसेज है, इसको अगर आप पढ़ो तो जीएस में भी हेल्प मिलेगी आपको, इकोनॉमी वाला। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक ही याद रख लो ना, अगर आप जीएस अपना अच्छा कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये पैसेज ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। पर जीएस में सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, फिलोसफिकल वाला पार्ट, ये सब अच्छे से होने चाहिए। अगर ये सब अच्छे से है ना, तो आपके पैसेज कभी गलत नहीं जाएंगे, ये चीज़ याद रख लेना। और दूसरी बात मैं फिर बार बता रहा हूँ, इनके आंसर खोजने का प्रयास करो। निम्नलिखित में से किसके कारण जोखिम और तरलता के प्रबंधन को भविष्य में भारतीय बैंकिंग तंत्र में अधिक महत्व मिल सकता है, पॉसिबिलिटी बोला है। ठीक है, मिल सकता है। देखो, अब एक चीज़ याद रखना, इस टाइप का ऑप्शनों में कभी दो आंसर नहीं आएगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी 4 है तो 3 होने की पॉसिबिलिटी होगी, ये चीज़ याद रख लेना। इनमें किसके कारण जोखिम और तरलता प्रबंधन को भविष्य में भारतीय बैंकिंग तंत्र में अधिक महत्व मिल सकता है, और अधिक विश्वव्यापीकरण। ठीक है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो हो गई। ठीक है, वित्तीय तंत्र का और अधिक संगठन और विनियंत्रण होना। ठीक है, ये भी चीज़ सही है। वित्तीय तंत्र का अधिक विविधीकरण होना, ये पॉजिटिव बात है। ये दोनों पॉजिटिव बात है। 2 और 3 जिसमें आ रहा है, तो देखो ये तो ऐसे कट गए। अब देखना, अर्थव्यवस्था में और अधिक वित्तीय समावेशन। ठीक है, अधिक वित्तीय देखो, मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द इकोनॉमी। अगर देखने, एक चीज़ याद रखना, अगर बहुत ज़्यादा इंक्लूजन होगा ना, तो और ज़्यादा खतरे बढ़ने की ज़्यादा हो जाएगा। रिस्क एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट अजम्स मोर इम्पोर्टेंस टू द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन द फ्यूचर ड्यू टू। याद रखना कि ये तीनों के रीजन के कारण, किसके कारण जोखिम और तरलता प्रबंधन भविष्य में भारतीय बैंक तंत्र में महत्व मिल सकता है। ठीक है ना। अरे एक चीज़ याद रखना, देखो ना, आजकल वो क्या कर रहा है कि बड़े पैसे नहीं दे रहा, वो छोटे पैसे देता है ना। छोटे पैसेज में वो एक ही क्वेश्चन पूछता है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब देखो, इसमें से ये पैसे पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के वित्तीय बाजारों ने बृहत्तर घनता और सरलता प्राप्त की है। यही शायद आखिरी क्वेश्चन था।
तरलता बंधन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? ठीक, आगे देखो। 1991 से सतत सुधारों ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके वित्तीय व्यवस्था के अंतर संबंधों को एकीकरण को आगे बढ़ाया है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में दुर्बल वैश्विक आर्थिक प्रत्याशित और अनवरत विद्यमान अनिश्चितता ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट प्रभाव डाला है। देखो, ये इसका आंसर मिल गया अपने को। किसके कारण वित्तीय बाजार विश्वव्यापी प्रभावित हो रहे हैं? यही देखो, यही आंसर मिल गया अपने को डायरेक्ट। इसलिए बताऊँ, देखो ये डालो आदत, ताकि एग्जाम में हेल्प करेगा। मैं फिर बताऊँ, अगर 25 पैसे सही करने हैं तो ये आदत, मेरा वाला फॉर्मूला प्लस ये दोनों चीज़ अपना लो, और गारंटी के साथ बता रहा हूँ 25 पैसे सही हो जाएंगे। इसका मैं लिख के दे रहा हूँ। पर ये दोनों फार्मूला अपनाने पड़ेंगे, एक फार्मूला अपनाने से काम नहीं चलेगा। तो मैं इसलिए बोला 40 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 40 मिनट अपन 27 पैसे सोल्व कर रहे हैं तो प्रॉफिट में रहेंगे। ये चीज़ याद रख लेना, तभी निकलेगा सी सेट। ये दोनों फार्मूला अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ, क्योंकि मैं इसलिए बोला हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ के फट से निकल जाते हैं। सार्वभौम जोखिम से जुड़े सरकारों ने विशेषकर यूरो क्षेत्र में ग्रीस की ओर से ऋण समस्या संक्रामकता से प्रभावित होकर, जो कि अस्थिरता के सामान्य से अधिक ऊंची स्तर के रूप में भारत और अन्य अर्थव्यवस्था में फैल रही है, पूरे वर्ष 72 ईस्वी में वित्तीय बाजार को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार को निधियन बाधाएं बैंकों और निगमों के लिए विदेशी निधियन की उपलब्धता और लागत दोनों को प्रभावित कर सकती थी। चूंकि भारतीय वित्तीय तंत्र में बैंकों पर प्रभुत्व है, बैंकों की तनाव झेल पाने की क्षमता पूर्ण वित्तीय स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, इसका आंसर भी मिल गया, ये वाला, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट मिल रहा है, इसलिए बता रहा हूँ ये आदत डालो। हालांकि भारतीय बैंक हाल ही के वर्षों में पूंजी से जोखिम बारिश परिसंपत्ति के अनुपात में गिरावट और गैर निष्पादन पूर्व संपत्ति के स्तर में वृद्धि के बावजूद मौजूद बन रहे हैं। पूंजी पर्याप्त स्तर नियामक आवश्यकता से ऊपर बने हुए हैं। वित्तीय बाजार की आधारिक संरचना बिना किसी बड़ी रुकावट को परिचालित हो रही है। आगे वित्तीय तंत्र को और अधिक विश्वव्यापीकरण, संगठन और विनियंत्रण, ये देखो आखिरी वाले का आंसर। तो ऐसे आपको खोजने हैं, जैसे अभी मैं खोज रहा हूँ। ये मैं फिर बता रहा हूँ, 2011 से लेकर 2023 तक ये काम कर लेना, और एक्सट्रीम वर्ड और चार्ट कर लेना, पैसे सही हो जाएंगे 25 के 25। विविधीकरण होने पर बैंकिंग कार्य अधिक जटिल जोखिमपूर्ण हो सकता है। इस प्रत्यक्ष परिप्रेक्ष्य में जोखिम और तरलता के प्रबंधन तथा कुशलता में वृद्धि जैसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो यहाँ पे देखो, अधिक संगठन विनियंत्रण, वित्तीय अधिक विविधीकरण करना और अर्थव्यवस्था में अधिक वित्तीय समावेशन नहीं। और मैं फिर बता रहा हूँ कि जो पैसेज होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट वे से होते हैं। तो आप वो बचपन वाला पैसेज मत समझो इनको, जो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है। आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी अपने अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। इसलिए तो क्यों बिना पढ़े सही हो जाते हैं, इसका रीज़न ये भी है क्योंकि आपको पढ़ के भी इसमें नहीं मिलेंगे वो। समुद्र तल के खनिज तेल जमाव पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाते क्योंकि जो पूछ रहा है कि समुद्र तल के जो खनिज होते हैं तेल जमाव पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाते। यही क्वेश्चन है ना यूपीएससी 2012 में, याद करो, ऑयल जेपर वाला क्वेश्चन, वो यही था। तो जैसे क्या होता है ना कि जैसे समुद्र में जब तेल एक बार फैल जाता है ना तो अपघटित नहीं होता है। अब वो उसके बारे में पूछ रहे क्यों खनिज तेल जमा पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाते, क्योंकि समुद्र तरंगों से निरंतर घुलते जाते हैं। तो फालतू की बात बोल रहा है। अब घुलते जाते तो फिर तो घुल ही जाते ना, फिर क्यों नहीं अपघटित होने की बात बोल रहा है। हाइड्रोजन कार्बन का मिश्रण समाहित करते हैं, तो ऐसा कोई फालतू बात है। लवणीय दशा में पड़े रहने वाले जीवों के मर्द शरीर है, इससे क्या मतलब है। अगर देखो सेल बन जाते हैं और ऑक्सीजन उनमें प्रवेश करने से रोक देते हैं, यही बात है। देखो अभी ये बोला अपघटित नहीं होते, तो ये यही बात हो रही है और कहीं बात नहीं हो रही है वो। और ये चीज़ देखो ना, सेल पत्थर बन जाते हैं, सेल। देखो ध्यान से देखना, कच्चा खनिज तेल जमीन से एक तीखी गंध के साथ गाढ़े काले या बुरे तरल के रूप में बाहर आता है। यह अनेक विभिन्न पदार्थों, जिनके पदार्थों के विशिष्ट गुण और जटिल मिश्रण है। उन पदार्थों में से अधिकांश विभिन्न अनुपातों में हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग है। इस प्रकार हाइड्रोकार्बन दूसरे रूपों से अलकतारा, राल, डामर तथा प्राकृतिक गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। खनिज तेल समुद्र में रहने वाले लघु जीवों के मर्द शरीर पौधों से उद्गमित होता है। लाखों वर्षों के दौरान समुद्र तल में मर्द जीवों का विशाल ढेर जमा हो जाता है और समुद्री लहरें उन्हें बालू तथा गादों के आच्छादन से ढक देती है। कड़ा होने के साथ खनिज अवसादी सेलों में बदल जाता है और प्रभावी रूप से ऑक्सीजन को बाहर रोक देता है। देखो मिल गया आंसर, जिससे जल तल में इकट्ठा समुद्र जमाव को पूर्ण अपघटन निरुद्ध हो जाता है। देखो मिला नहीं मिला आंसर, तो ऐसे खोजना है आप लोगों को, ठीक है। देखो अब डायरेक्ट आंसर मिल रहा है।
अब अपन देखो अगला। ये कहना चाह रहा है ना सर, ये कहना चाह रहा है कि जो समुद्र के अंदर गैसें और खनिज तेल कैसे मिलते हैं, कैसे बन जाते हैं। हाँ, तो ढेर सारे ये जो, हाँ ये कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखो। अवसादी सेल तेल जमाव के निर्माण का कारण बनते हैं क्योंकि, अब ध्यान से देखना आगे देखो, अवसादी सेलों की परतें और मोटी तथा भारी हो जाती है, उनका दाब ऊष्मा उत्पन्न करता है जो लघु मृत शरीरों को कच्चे तेल में परिवर्तित कर देता है। एक ऐसी प्रक्रिया अंतर्गत तो आज भी जारी है। ठीक है, तो अपने को खुद ही बोल दिया है, देखो यहीं पे दिया है, ऊष्मा उत्पन्न करता है जो मृत शरीर को कच्चे तेल में परिवर्तित कर देता है, ऐसी प्रक्रिया आज भी जारी है। कहाँ पे ऐसी बात बोला है? इसके नीचे कोई लोगों जैसा नहीं होती, ये फालतू की बात। इस टाइप देखो ऐसे वर्ड डायरेक्ट कट जाएंगे। और देखो आगे देखो, इनमें से ऐसे पदार्थ आवश्यक होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो मृत शरीर को तेल में परिवर्तित करने तो आवश्यक रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। उपरिषद अवसादी परतों का भार ऊष्मा उत्पादित करता है। ये अपने नीचे जमा मृत जैव पदार्थ में कुछ घुली हुई ऑक्सीजन जाने देते हैं। कहाँ जाने देते हैं? अपन याद करो, पहले में पढ़े थे अपन, यहाँ पे देखो नहीं जाने देते। ठीक है, समुद्र लाखों वर्ष समुद्र तेल नहीं, यहाँ रोको, ऑक्सीजन को बाहर ही रोक देते हैं। ये तो गलत स्टेटमेंट है। दाब उसमें उत्पन्न करते हैं, इसके कारण होता है। ठीक है, तो ये बी स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। ये देखो अवसादी परतों को बाहर उसमें उत्पादित करता है, यही आंसर है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, पढ़ने की आदत डालो, ये बहुत हेल्प मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व होंगे डायरेक्ट। अगर 25 क्वेश्चन सही करने हैं, मैं बताऊँ 40 मिनट ही लगेगा। मेरा मेथड और दोनों ये मेथड लगा लोगे, कंपाइल कर लोगे, तब हो जाएगा। अब देखो मैंने इसमें क्या बोला था, पहले थर्ड वाला पढ़ो, पहले फर्स्ट वाला पढ़ो। परिचित के अनुसार कृषि कर्दम के जलमार्ग में छोड़ने पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? तो नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव देखेंगे। इस प्रकार से पोषितों की हानि आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी पद्धति नहीं है, तो ये बात सही है। जलमार्गों में सूक्ष्म जीव नहीं होते जो कृषि कर्दम के जैव तत्वों को अपघटित कर सकते हैं। मतलब ऐसे कोई होते नहीं है कि जो उसको अपघटित कर देते, तो फालतू की बात बोल रहे, छोड़ो। जलाशय में कदम छोड़ने से उनके सुपोषण में वृद्धि हो सकती है, ये बात सही है। नेगेटिव बात बोल रहे हैं, तो 1 और 3 आएगा, 2 वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब भाई एक भी सूक्ष्म जीव पाया गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना, तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया ना, ये कोई नहीं पाया जाता, उस टाइप से बोल रहा है। अगला देखो, परिच्छेद में संदर्भित प्रदूषक से उर्वरक के में परिवर्तन के प्रश्न में प्रदूषक क्या और उर्वरक क्या है? अब देखो सिंपल बात है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, इसमें पैसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपको ना ऑलरेडी बोल दिया है। अब आपको ये पहचानना कि प्रदूषक क्या है और उर्वरक क्या है। तो अपने को ये पता होना चाहिए प्रदूषक क्या काम करता है, उर्वरक क्या काम करता है। कर्दम का अपघटित जैव तत्व प्रदूषक होता है और मिट्टी में सूक्ष्म जीव उर्वरक बनाते हैं। अब एक चीज़ रखना, कहीं ना कहीं देखो ऐसे तो ऐसे यहीं पे पता लग रहा था इसी क्वेश्चन में। कृषि कदम क्या है? जलमार्ग छोड़ने मना किया गया, तो समझ बात है, ये क्या है? प्रदूषक है ना, ये प्रदूषण फैलाता है, इसलिए छोड़ने को मना किया गया है। उर्वरक होता तो उसको छोड़ते ना अपन, कहाँ पे बोला गया? छोड़ा गया कृषि कदम प्रदूषक है, देखो यही है। और मिट्टी में अपघटित कर्दम जो है वो उर्वरक होता है। छिड़का गया कर्दम प्रदूषक है। अब देखो कहीं ना कहीं उल्टा किया है, और जलमार्ग उर्वरक है, गलत। जलमार्ग कब से उर्वरक होने लगा? ये फालतू बात है, कोई नहीं, बी आंसर है। तो देखो थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो सही हो जाएगा, मैं फिर बार बता रहा हूँ। आगे देखो, अब देखो उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो रहा है, ये जनरल स्टेटमेंट अपन खुद जानते हैं अच्छे तरीके से। क्या हो रहा है, इससे प्रभाव क्या होगा? अब नेगेटिव इंपैक्ट होगा, नेगेटिव देखेंगे। मिट्टी में जल में प्रदूषण वृद्धि होगी, सही बात है। मिट्टी में अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों का विनाश होगा। उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग के प्रभाव क्या है? मिट्टी और जल में प्रदूषण की वृद्धि होगी। जलाशय में पोषक संवर्धन, ये तो काम करता है। ठीक है, तो 1 और 3 तो होगा, 1/3 होगा, तो ये तो गया। ठीक, शैवाल पुंजों का बनना, शैवाल पुंज बनेंगे जब पोषक संवर्धन होगा, तो ये शैवाल बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो 1, 3, 4। ठीक है, मिट्टी में अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों का विनाशशील करता है उर्वरक। एक चीज याद रखने ना, विनाश नहीं करेगा। नेगेटिव चीज वो तो उल्टा जो होते हैं, विनाश करने का मतलब ये होता है कि पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे उनको, तो वो तो नहीं करेगा ना। हाँ, ये हो सकता है कम करेगा, वो चीज़ हो सकती है, तो ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगला देखो, संवर्धनी सुपोषण से यूट्रिफिकेशन क्या होता है? अभी यूट्रिफिकेशन आप जीएस में पढ़ते हो अच्छे तरीके से। तो युक्त जलाशय 12th बायोलॉजी में। हाँ,
तो ये युक्त जलाशयों की विशेषताएं क्या क्या होती है, तो ये नॉर्मल सी बात है। देखो, पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं की हानि होती है, ये बात तो सही है। और ये ऐसे में देखो नेगेटिव चीज़ है, सपोज यूट्रिफिकेशन, तो ये नेगेटिव चीज़ आएगा। वनस्पति प्रणाली की हानि होती है, सही बात है। खनिज पोषकों की हानि होती है, खनिज पोषकों की नहीं होती है, याद रखना, उससे तो वृद्धि होती है, इसीलिए तो यूट्रिफिकेशन बढ़ता है, इसकी वृद्धि होती है, इसी के कारण तो ये तो बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 1 और 2 आएगा इसका। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जीएस में भी हेल्प करेंगे, तो ये पैसेज पढ़ो। ये यूट्रिफिकेशन वाला क्वेश्चन उधर भी आया हुआ है जीएस में, ठीक है। इस परिचय में मूल विषय क्या है? अब देखो इतना अपन ने पढ़ा तो किसके बारे में था? प्रदूषण के बारे में, ऐसे ऐसी बातें बोल रहा है, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समुचित विधि निर्माण अनिवार्य है, कहीं पे वैसी बात पढ़ी अपन तीनों क्वेश्चन में। नो, आधुनिक कृषि पर्यावरण के विनाश के लिए उत्तरदायी है ये तो पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव बता रहा है, गलत। कृषि से अनुचित अपशिष्ट निस्तारण जलीय पारिस्थितिक विनिष्ट कर सकता, हाँ ये बात सही है, पॉसिबल स्टेटमेंट बोला। कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अवांछनीय है। अरे सर विनिष्ट का अर्थ क्या होता है? विनिष्ट मतलब खत्म कर देना, कोलेक्ट कर देना, मुझे तो उधर से बंद कर दिया शायद। इम्प्रॉपर वेस्टेज डिस्पोजल फ्रॉम द एग्रीकल्चर कैन डिस्ट्रॉय, देखो ये डिस्ट्रॉय खत्म कर देना, ठीक है। एक्विटी इकोसिस्टम, तो यही तो अपन पढ़ रहे थे सारा ये चीज़, ठीक। अब देखो ये फिलोसफिकल ऐसे होते हैं, मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, फिलोसफिकल ऐसे थोड़ा पढ़ने का आदत डालो, नहीं तो एग्जाम में नहीं समझ में आता। परिचय में कौन कथनों में से कौन सा मनुष्य के दुखों का कारण सर्वाधिक रूप से संभव? अब देखो समझ बात है, मनुष्य क्यों दुखी रहता है सब जानते हैं, अपनी इच्छा ही होती है, वही होता है। दूसरी बात होती है कि सिचुएशन नहीं चेंज कर पाता आदमी। जैसे मैंने मोस्टली जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मैंने देखा है, मैं उसको बोलता हूँ भाई ये ऑप्शन अपना लो, भाई तुम इस स्थिति में क्यों हो, इसमें चले जाओ। देखो समाज व्याप्त बुरी आर्थिक और सामाजिक दशा ये तो हमेशा रहती है, इससे व्यक्ति शैली दुखी रहता है। मनुष्य दुखी होने का मतलब समझ रहे हो, पूरा ह्यूमन की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं, इससे तो पैसे वाले लोग क्यों दुखी होंगे। मनुष्य अपना चरित्र परिवर्तन करने से इनकार कर देता है, ये बात सही है, सबसे बड़ा रीजन यही है। अब देखो मनुष्य की बात यहीं पे बात की गई है, और मनुष्य कारण ही पूछ रहे, हाँ। उसके समाज से भौतिक और सांस्कृतिक सहायता की अनुपस्थिति, अरे ऐसा कुछ ही नहीं। अगर भौतिक और सांसारिक नहीं तो भाई आध्यात्मिक लोग कैसे खुश रह जाते हैं, साधु बाबा लोग कैसे खुश रह जाते हैं तो गलत है। परिवर्तनशील सामाजिक संरचना के कारण अनवरत बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भौतिक आवश्यकता से ऊपर उठ चुके होते हैं। तो मनुष्य की बात बोला तो सबसे मेन बात वही है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई है। अब देखो कौन कौन सी धारणाएं बनाई गई है। लेखक मानवीय दुखों के उन्मूलन में भौतिक और सांसारिक सहायता को प्राथमिक महत्व देता है। नहीं, यही तो सबसे बड़ा रीजन है कि भौतिक और सांसारिक ये नहीं कर सकता, आपको आध्यात्मिक लेवल पे जाना ही पड़ेगा, गलत। धर्मार्थ, आवास, अस्पताल इत्यादि मानवीय दुखों की एक बड़ी सीमा तो दूर कर सकते हैं, नहीं अगर ऐसा कर सकते तो कर देते। यही तो देखो पहले ऑप्शन में अपने को बोल दिया भाई, जब तक आप अपनी सिचुएशन को ये चरित्र में कैरेक्टर में चेंज नहीं लाओगे तब तक नहीं हो सकते, तब तक आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये चीज़ याद रखना, ये 2-3 पैसेज और बचे होंगे फिर खत्म। तो मैं फिर बता रहा हूँ, अगले टेस्ट में जो मैंने फॉर्मूला अपनाया वो दोनों अपनाओ। ऐसे नहीं होगा कि आप एक ही मेथड से आगे बढ़ रहे हो, तो अगर नहीं तो फिर वही आपके 15-16 सही होंगे। अगर 25 तक बढ़ना तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। इस परिचय का केंद्रीय बिंदु क्या है? वन में गैर कानूनी खनन, ठीक है, वन्य जीवन का विलोपन, प्रकृति का संरक्षण, आवास का विघटन। अब देखो ये आपको मिल जाएगा पहले ही। आप जब भी है ना केंद्र बिंदु पूछिए स्टार्टिंग में समझ जाओ, आवास का खंडन बोल रहा है तो यहीं पे आगे डायरेक्ट डी आंसर आ जाएगा। पहला पैसे पढ़ लिया करो, केंद्र बिंदु इनके लिए, निष्कर्ष के लिए आखिरी का लाइन पढ़ा करो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। वनाक्षेत्र भू प्रदेश तथा गलियारों को सातत्य बनाए रखने का क्या प्रयोजन है? भाई सब ऐसी बात है, जैव विविधता का संरक्षण करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन, ये देखो ये डायरेक्ट जैव विविधता संरक्षण सबसे खतरा आवास खंडन माना जाता है। खनिज संसाधनों का प्रबंधन करना नहीं है, ठीक है। मानव की डेवलप वन भूमि का अनुदान 9। ये चीज़ याद रखना कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, इसीलिए गलियारे बनाए। कॉरिडोर की बात कर रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ से ताकि हाथियाँ निकल सके, शेर निकल सके, तो इसीलिए देखना ना जब जंगलों से जाती है ना तो मोस्टली जो ट्रेनें होती है वो पिलर्स पे जाती है, क्योंकि कॉरिडोर होता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया है। अब मैं हाँ ये ख़त्म हो गया, ये मैं ऐसा पहले करवा दिया था, ठीक है। तो कल अपन है ना जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2012 कंप्लीट करेंगे ये सीसेट वाला कंप्रेशन वाला, ठीक है, और उधर वो करेंगे। और मैं 12 बता रहा हूँ, सीसेट में अगर अच्छे मार्क्स पाने हैं
तो जो मैथ की जो एनसीईआरटी वो तो करना ही है, साथ के साथ ये चीज़ याद रख लेना, कंप्रेंशन जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसके आंसर खोजने का प्रयास करो, आपको मिल जाएंगे। और मिलेंगे ना, थोड़ा आदत बढ़ेगी, आप चीज़ समझो, ये चीज़ आप समझ नहीं रहे हो इस चीज़ को। मैं क्यों, अगर 25 क्वेश्चन सही करने हैं तो यही अपनाना पड़ेगा तरीका, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट। ये कह रहा था भैया रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। रुको 1 मिनट कर देता हूँ, आप